बच्चों, तो वापस स्वागत है आपका यूपीएससी वाला पे। और हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की। हम समराइज कर रहे हैं स्पेक्ट्रम को, या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया। एक मेन सोर्स हमारा है स्पेक्ट्रम, राइट। स्पेक्ट्रम इज अ वेरी फेमस बुक फॉर मॉडर्न इंडिया एंड हम उसे रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जो हम टॉपिक यहाँ पे टेकअप करने वाले हैं विच इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स की कि भाई क्या है इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का मैक्रो अप्रोच, कि ओवरऑल अगर हम ऊपर से देखें, ईगल आई व्यू लें, तो हमें क्या दिखता है इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में, राइट। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि ये चैप्टर है ही क्यों। भाई अभी लड़ाई झगड़े की बात हो रही थी, रिवोल्ट की बात हो रही थी, रिबेलियन की बात हो रही थी, 1857 की क्रांति अभी हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़ी है। तो उसके बाद ये अचानक इतना सन्नाटा क्यों है भाई, राइट। ये रिफॉर्म वगैरह की हम क्यों बात करने लग गए। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि है ही क्यों, राइट। यही समझ में नहीं आता कि ये सर मॉडर्न इंडिया में ऐड ही क्यों किया गया और यूपीएससी इतना सारा सवाल इससे क्यों पूछता है, राइट। आज इस बात को भी एड्रेस करेंगे, राइट। सो हम बात करेंगे जो है जनरल फीचर्स की, बहुत सारे रिफॉर्मर्स का डिस्कशन करेंगे, लेकिन हाँ रिफॉर्मर्स की डिटेल का डिस्कशन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, राइट। खैर, तो यहां पे चैप्टर को हमने 4 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट है कि हम समझेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये रिफॉर्म हो रहा है। दूसरा, आइडियोलॉजी क्या है। तीसरा, वुमेन के बेसिस पे या फिर वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के बेटरमेंट के लिए क्या क्या हुआ है। और चौथा, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, लोअर कास्ट मूवमेंट्स वगैरह जो हुए हैं उनका अप्रोच क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, ओवरऑल कौन कौन से बड़े लीडर्स हैं। ये डिस्कशन हमारा इन 4 पार्ट्स में होने वाला है, राइट। सो अगेन अगर हम समझें, सो बाय द वे मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम दी कोर फैकल्टी फॉर यूपीएससी वाला, आई एम ऑथर एंड फैकल्टी फॉर हिस्ट्री, राइट। और आप मेरे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे अब तक। बाकी पूरी प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है स्पेक्ट्रम की। जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज दिस इज लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न इंडिया, राइट। अच्छा, ऑल्सो आपका एक रिक्वेस्ट था कि सर जो है ये स्पेक्ट्रम की सीरीज हमें रेगुलर रखनी है। तो हाँ, इट इज रेगुलर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन जो है आपके लेक्चर्स आएंगे, राइट। और ये रेगुलर रहेगी और मेरी कोशिश है कि आप थोड़ा बड़े बड़े वीडियोस बना के हम स्पेक्ट्रम की समरी को जल्दी कंक्लूड कर लें, सो दैट आपकी मॉडर्न इंडिया में थोड़ी हेल्प हो सके। ऑल्सो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। जो लोग भी जो है बैचेस वगैरह का पार्ट नहीं है, जो लोग भी जो है संकल्प का पार्ट नहीं है, टाइटन का पार्ट नहीं है, वो यहाँ से पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। दिस विल बी सुपर हेल्पफुल, हाईली बेनिफिशियल, राइट। जो लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, आपको आइडिया अब तक लग गया होगा। मेरा रिक्वेस्ट बस ये है कि प्लीज इन लेक्चर्स के साथ खाली वीडियो मत देखिए पॉपकॉर्न लेके, है ना, चाय पी रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, नहीं ये मत करिएगा। प्लीज इन वीडियोस के साथ नोट्स बनाइए, राइट। जो मैं लिखता हूं, मैं टाइमलाइन बनाता हूं, माइंड मैप बनाता हूं, प्लीज उसको यूज करिए। ये साइट्स बाद में डाउनलोड करके इसमें जो और मटेरियल है, बातें हैं, वो नोट कर लीजिए, उसे यूज करिए। प्लस ये जो बुक हम रेफर कर रहे हैं, दिस इज अ गुड बुक, आप इसे रेफर कर सकते हैं। तो इस बुक को आप अपना एक सोर्स बना सकते हैं, राइट, है ना। और इतना ही पढ़ना है, इतना बहुत है, इससे ज्यादा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपका क्वालिफाई हो सकता है। चलिए, तो खैर बात शुरू करते हैं। बट पहला मुद्दा मैं समझना चाहूंगा कि हम ये चैप्टर पढ़ते ही क्यों है, राइट। क्यों बातें हम ये वाली कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग, ये अचानक बीच में सोशल रिफॉर्म सर आप लेकर ही क्यों आए। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो मॉडर्न इंडिया टेक्निकली 2 पार्ट में एग्जिस्ट करती है, एक 1857 से पहले और एक 1857 के बाद। यहां पर अगर हम समझें तो टोटल 4 प्लेयर है। कहानी 1707 से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे इंडियन राजे महाराजे हैं, मराठास हैं, मुगल्स हैं, हैदराबाद है, बंगाल है, अवध है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे इंडियन स्टेट्स आपके छोटे मोटे राजा महाराजा, राइट। और इनके सामने इनको हराने का काम शुरू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1757 से हम समझें आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज हो गया, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, राइट। यहां तक कहानी हम खत्म कर चुके हैं बाय द वे, राइट। अब राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमने ये भी समझा कि ये जो प्राइवेट कंपनी है, इसका माई बाप कौन है, मालिक कौन है, ब्रिटेन। तो एक्चुअली जो भी कुछ हो रहा है वो ब्रिटेन के अंडर हो रहा है। ब्रिटेन की एक कंपनी जो है 1857 तक आते आते पूरे भारत पे कब्जा कर लेगी, राइट। कहीं डायरेक्ट कब्जा कर लेगी, कहीं पे क्या होंगे, आपके प्रिंसली स्टेट्स होंगे, राज्य महाराजे होंगे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट करते होंगे। और इन सबका दारोमदार, इन सब की चोट कौन खा रहा है, इन सब की चोट खा रहा है हमारा कॉमन मैन, आम आदमी,
राइट। इनकी जो भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, चाहे वो सोशल पॉलिसीज हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, इन सबका दर्द किसके पास है? कॉमन मैन के पास, आम आदमी के पास। अब 1857 की क्रांति जो हमने समझी, राइट, ये जो क्रांति हुई यहां पे, इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल दिया गया, यानी आगे का रूल किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। यानी कौन रूल करेगा हमारे ऊपर इसके बाद? ब्रिटेन। टारगेट ले लेते हैं 47 की आजादी। तो 1947 तक हमारे ऊपर रूल कर रहा है ब्रिटेन, राइट। और इनका जवाब कौन देगा? इसके आगे अब राजे महाराजाओं का कोई वजूद नहीं है, कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, और अगर आजादी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पा सकता है। आम आदमी को ही क्या लड़ना पड़ेगा भाई, आम आदमी। तो अब पूरा दारोमदार किसके ऊपर है भाई? आम आदमी के ऊपर आ चुका है। अब क्या ये आम आदमी रेडी है ना? आम आदमी लड़ना चाहता है, बट बहुत सारी चीजों ने उसको पकड़ रखा है, क्या नहीं जाने देंगे। जैसे कि ऑर्थोडॉक्सी, राइट। अब उसको निकला, राइट, यहां चलो लड़ाई करे, फिर किसी ने कहा अरे शनिवार है आज नहीं जाते हैं, मतलब अगेन मजाक है, बट हाँ जो है ऑर्थोडॉक्सी। तो एक ये एलिमेंट है कि हाँ वो अपनी सोशल इविल्स में इस तरह से फंसा हुआ है, जैसे कि ऑर्थोडॉक्सी, जैसे कि जो है आधी जनता हमारी, महिलाएं जो हैं उनका जो स्टेटस है, क्या आधी पॉपुलेशन तो यहीं पे परेशान हो गई कि अगर महिलाओं का स्टेटस ही खराब है, अगर महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, और अगर वो युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकती, अगर वो इनको चैलेंज नहीं कर सकती, तो हमारी आधी शक्ति तो यहीं जो है छीण हो रही है, राइट। फिर बहुत सारी शक्ति कहां चली जा रही है? बहुत सारी शक्ति हमारी चली जा रही है हमारी लोअर कास्ट में, कि भाई आप लो कास्ट है। पता चला वो लड़ने निकले, कह रहे कहां जा रहे हैं, आप तो लो कास्ट है, राइट। तो इस तरीके से हम बटे हुए, हाई कास्ट, लो कास्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। और लो कास्ट प्लस अनटचेबिलिटी, उससे भी ज्यादा भयावह, राइट, छुआछूत चल रहा है। तो क्या ये आम आदमी रेडी है इस लड़ाई के लिए? हमें समझ में आएगा नहीं, अभी तो हम तैयार ही नहीं। अगर हमें आजादी चाहिए तो सबसे पहले इस आम आदमी को सुधारना पड़ेगा, बहुत सारे सुधार की जरूरत है, राइट, है ना। और इसीलिए सुधार का चैप्टर है। तो पहला चैप्टर क्या है? जैसे ही हमने 1857 क्रॉस किया, पहली जो यूनिट है आपकी, पहला जो चैप्टर है वो है सोशल रिफॉर्म के बारे में, कि भाई पहले इन सब चीजों से तो पीछा छुड़ाया जाए। अब ऐसा नहीं होगा 100% पीछा छूट जाएगा, बट डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स विल जो है इंप्रूव, और यहां से कॉमन मैन फ्री होगा, और तब कहीं जाके ब्रिटेन को चैलेंज कर सकता है, राइट, बरतानिया सरकार को चैलेंज करेंगे हम। तब यहां पर पहला जो एलिमेंट बनता है, अगर हमें लड़ाई लड़नी है, जंग जीतनी है, तो पहला जो एलिमेंट है, पहली जो चीज हमें फिक्स करनी पड़ेगी, वो फिक्स करना पड़ेगा सोसाइटी, सोशल रिफॉर्म। पहला चैप्टर भी यही है। और जब हमारा सोशल रिफॉर्म फिक्स हो जाएगा, बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, जो है उनकी जो थॉट है वो मॉडर्न हो जाएगी, इस बात को समझ पाएंगे, और यहां से ये जनता रिलीज होगी, उसके बाद ही कहीं जाकर हो सकता है क्या? पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल रिफॉर्म कह लीजिए या पॉलिटिकल अवेकनिंग कह लीजिए। तो ये हमारा अगला चैप्टर होगा, अगला डिस्कशन इस पे होगा आफ्टर सोशल रिफॉर्म। और जब पॉलिटिकल अवेकनिंग होगी, हम पॉलिटिकली जगेंगे, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी, तब कहीं जाके 1885 में हमारी आएगी कांग्रेस, राइट। एक कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो ब्रिटेन को चैलेंज करेगी, राइट। और फिर कहीं जाके धीरे धीरे क्या होगा? मास मूवमेंट, क्रांति आएगी, लोग जगेंगे, तब कहीं जाके 47 में हमें आजादी मिलेगी। तो ये पूरा अप्रोच है। और इसीलिए सबसे पहला चैप्टर क्या हो जाता है? सोशल रिफॉर्म की। पहले सोसाइटी फिक्स करो, पहले जो सफाई होती है वो घर के अंदर होती है, राइट। उसके बाद बाहर जाके, आप घर गंदा पड़ा हुआ है, बाहर जाके सफाई कर रहे हो, क्या फायदा, राइट। तो पहले घर साफ करने की जरूरत है, पहले इंटरनल क्लीनिंग की जरूरत है, सोशल रिफॉर्म करने की जरूरत है, तब कहीं कह सकते हो कि हाँ पॉलिटिकली आप गलत कर रहे हो। अरे आप क्या गलत कर रहे हो? पहले खुद जो गलत कर रहे हो वो सही करो, राइट। तो सोशल रिफॉर्म में पहले जो हम खुद गलत कर रहे हैं, जो गलत चीजें हमारी सोसाइटी में चली आई हैं, सबसे पहले इसको फिक्स करने की जरूरत है, और इसीलिए सबसे पहले सोशल रिफॉर्म की जरूरत है। पहला चैप्टर भी यही है, सोशल रिफॉर्म, राइट। तो हमने बात समझी कि सोशल रिफॉर्म हमारा पहला चैप्टर क्यों है। दूसरा समझते हैं कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, राइट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल रिफॉर्म को पुश करेंगे, जिनकी वजह से सोशल रिफॉर्म होने वाला है। फैक्टर्स की बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से समाज सुधार की हम यहां पे बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं।
देखो सबसे पहला जो कारण हम इसमें लिख सकते हैं वो है इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी समझते हैं, इतनी बात हमने करी है, 1857 की हमने बात करी है, तो कहीं ना कहीं ये जो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज मोर अबाउट इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि हाँ अंग्रेजों से क्या हम परेशान हैं, हाँ उनकी रणनीति उनकी पॉलिसीज से क्या हम परेशान हैं, हाँ हम परेशान हैं उनकी नीतियों से उनकी पॉलिसीज से, और इसीलिए हमें सोशल रिफॉर्म की जरूरत फील हो रही है। यस, तो एक फैक्टर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हाँ इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि भाई एक और जो फैक्टर हम कहना चाहेंगे वो ये कहना चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन आ चुकी है, तो काइंड ऑफ इंडियन रिनेसा हो रहा है, हम भी जाग रहे हैं, सेम एज यूरोप। अब यूरोप बिल्कुल एग्जैक्टली यूरोप से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ भी जो है आप समझिए, हमारे यहाँ पे कुछ न्यू क्लासेस क्रिएट हो रही हैं, इसकी बात थोड़ा बाद में करेंगे, इंटेलिजेंशिया, जो इन सब बातों को समझ पा रही है, स्पेशली सोसाइटी को समझ पा रही है, और ये मॉडर्न ट्रेंड को समझती है, मॉडर्न थॉट को समझती है, और उस चीज को सोसाइटी में अप्लाई करना चाहती है। भले ये जनता बहुत कम है, ये लोग बहुत कम है जो पढ़ चुके हैं और हमारे रिफॉर्मर बनेंगे, तो ये जो न्यू क्लासेस हैं, जो इंटेलिजेंट क्लास है, राइट, कहीं ना कहीं यही क्या बनेंगे, ये हमारे सोशल रिफॉर्मर बनने वाले हैं, लीडर्स बनने वाले हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जैसे ज्योतिबा फूले, राइट, है ना। तो ये न्यू क्लासेस जो है, न्यू क्लास, और इसमें एक और फैक्टर इसमें आप ऐड करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हाँ जो एजुकेशन आया है, एडुकेशन इंडिया में, स्पेशली इसमें अगर ब्रैकेट में वेस्टर्न भी लिख दे तो गलत नहीं होगा, कि हाँ जो इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन जो आ जाएगा 1850s तक या 1820s तक भी कुछ हद तक, तो उसकी वजह से भी क्या ये लोग बाहर की बातें पढ़ पा रहे हैं, क्या ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं, यस, क्या ये अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, क्या ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, क्या ये ब्रिटिश की हिस्ट्री पढ़ेंगे, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे, और तब कहीं जाके वो कंक्लूड कर पाएंगे कि हाँ हमारी सोसाइटी में इश्यूज हैं और हमें उसे फिक्स करना पड़ेगा, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, तीसरा फैक्टर जो हम ऐड करना चाहेंगे इज द एक्चुअल सोशल कंडीशन, जो हम बात कर रहे थे, सोशल कंडीशन। अब इस सोशल कंडीशन को एक बार डिस्कस करके यहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं, और यही आपके ओवरऑल इतनी ही बात अगर आपको ध्यान रहेगी तो आपके आंसर राइटिंग में भी सॉल्व कर देगा, प्लस प्रीलिम्स में भी आप कुछ भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, राइट। सोशल कंडीशन, नाउ सोशल कंडीशन में जो है 3-4 फैक्टर टेकअप करते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है वुमेन। कंडीशन ऑफ वुमेन क्या है भाई इंडिया में, कंडीशन ऑफ वुमेन पर्दा कर रही है, एक फैक्टर, ओके। वुमेन से जबरदस्ती सती कराया जा रहा है, महिलाओं को जलाया जा रहा है कि हाँ हस्बैंड की डेथ के बाद जो वाइफ है वो भी साथ में बर्न हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि हाँ ये पूरे इंडिया में हर जगह यही हो रहा है, बट मेनली बंगाल में वगैरह, बंगाल में स्पेशली, कि हाँ आपको ये हाई क्लास में स्पेशली देखने को मिल रहा है कि सती फॉलो हो रहा है, राइट। एक और प्रॉब्लम, अगर महिला सती नहीं होगी हस्बैंड के डेथ के बाद, तो जो विडो है, विडो वो परेशान है, क्या उसकी रीमैरिज हो सकती है, शादी हो सकती है, उसकी शादी नहीं हो सकती, राइट। और जो उसका जीवन है, राइट, वो बहुत ही सादगी वाला जीवन होना चाहिए, सफेद साड़ी पहने रहना चाहिए, कई जगह बाल जो है बाल कटवा दिया जाएगा, कोई मेकअप नहीं कर सकती, कोई ड्रेसिंग नहीं कर सकती, किसी फैमिली फंक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो टेक्निकली बस वो जी रही हैं, राइट, है ना, कि हाँ घर में खाना बना रही हैं और जो है मदद कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, बट क्या वो सोसाइटी का हिस्सा है, क्या वो फैमिली का हिस्सा है, क्या किसी खुशी में शरीक हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये जीवन है नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो विडो की जो सिचुएशन है क्या वो बुरी है, दयनीय सिचुएशन है यहां पे, राइट, है ना, कि हाँ अगर आप जो है जलेंगे नहीं तो जीवन भर जलते ही रहेंगे, ओके। देन जो उम्र है शादी की, चाइल्ड मैरिज, बहुत छोटी उम्र में, 8 साल में, 10 साल में, कभी कभी उससे भी छोटे, उस उम्र में शादी हो जा रही, राइट। अब जब शादी लेट से 8 साल की बच्ची की हो रही है और कभी कभी किसी बहुत बड़े आदमी से हो रही है, राइट, लेट से 14 साल की महिला है जिसकी शादी हो रही है 50 साल के जो है पुरुष से, क्यों, क्योंकि 50 साल का जो पुरुष है वो पैसे वाला, राइट। अब जो ये जो विवाह है ये तो कंपैटिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। अब इसमें महिला की सिचुएशन क्या है ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, राइट। और ये जो 50 साल का पुरुष है, क्या इसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, ऑब्वियसली। तो इन प्रैक्टिसेस से क्या और विडो क्रिएट होंगी, ऑफ कोर्स,
राइट कि भाई जब शादी बराबर वाले से नहीं हो रही है तो विडो की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी। तो क्या ये बड़ा मुद्दा बनता चला जाएगा विडो का? यस, राइट। और इसलिए भी देखो विडो और सती का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हां भाई प्रॉपर्टी में हक नहीं देना है, राइट। इनको घर वाले चाहते हैं कि जो है मालिक के जाने, बेसिकली सॉरी हस्बैंड के जाने के बाद जो है जो वाइफ है उसको प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलना चाहिए, राइट। तो उसको प्रॉपर्टी में हक ना मिले इसलिए क्या कर दो, पहला काम तो सती कर दो, दूसरा उसको बिल्कुल दबा के रखो, राइट, कि वो इस पैसे को एंजॉय ना कर सके। वो पैसा किसका हो जाना चाहिए? बाकी रिलेटिव्स का, फैमिली मेंबर्स का हो जाना चाहिए। तो ये है कहीं ना कहीं ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं विडो की इस कंडीशन को लेके, राइट। तो चाइल्ड मैरिज ये सब आपस में कनेक्टेड, राइट। पर्दा क्यों रखना है? क्योंकि दबा के रखना है भाई, अंडरस्टूड। तो पर्दा एंड जैसे यहीं पे हमने बात करी कि भाई इनहेरिटेंस का इश्यू है, क्या वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है? नहीं, हिंदुओं में बिल्कुल भी नहीं, मुस्लिम्स में आधी प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट कर सकती है। और क्या मुद्दे हैं इसमें? और मुद्दे जैसे कि हमने बात करी पॉलीगैमी भी है कि हाँ जो पुरुष है वो कई शादियां कर रहा है, राइट। तो क्या इसमें महिला को बराबरी का हिस्सा मिल सकता है, बराबरी का दर्जा मिल सकता है? नहीं भाई, नहीं मिल सकता। इनफैक्ट महिला को कमोडिटी की तरह देखा जा रहा है, राइट। इनफैक्ट रिसेंटली तक जो है अभी एक एक्ट हुआ करता था विच इज अबाउट एडल्ट्री, जिसमें जो पुरुष था, जो हस्बैंड था, वो ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि वो अपनी वाइफ का मालिक है, राइट, वो उसकी प्रॉपर्टी है, अंडरस्टूड। तो बहुत ही रीसेंट जो है एग्जांपल भी अगर हम देखें तो हमें ऐसा दिखता है। प्लस 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 एक और एलिमेंट, एक और चीज इसी में लिखते हैं, इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड। राजपूतों में, बंगाल में माना जा रहा है कि जो लड़की है वो क्या है, फाइनेंशियल बर्डन है, राइट। तो बच्ची को छोटे पे ही मार दो, राइट, जैसे ही जन्म ली उसे मार दिया जाए। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ऑल, तो ये सारे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, राइट। और सोसाइटी हमारी इन सब चीजों से ग्रसित है और इसीलिए जरूरी है कि हाँ ये रिफॉर्म आए, हमारे रिफॉर्मर्स आए, लोगों को अवेयर करें, लोगों को समझाएं कि भाई ये किस तरह की प्रैक्टिस है, ये क्या कर रहे हैं आप, है ना। और बाय द वे ऐसा नहीं है कि हाँ हम अभी मुक्त हो गए, जैसे मैंने कहा कि हाँ ये बहुत सारी चीजें आज भी आपको स्पेशली अगर आप रूरल एरिया, और रूरल के अर्बन में भी कहीं कहीं दिखेगा कि हाँ रूरल एरियाज में स्पेशली आपको दिखेगा कि हाँ ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस आज भी हैं, राइट, है ना। बहुत सारी जो अप्रोच है, जो टेंडेंसी है, जो माइंडसेट है ना, सिमिलर माइंडसेट आपको देखने को मिलेगा, ये अभी भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा, राइट। पर्दा एंड ऑल तो वेरी कॉमन, राइट, वेरी कॉमन है ना। माता जी जो है ये पर्दा किया करती थी, अभी भी अगर जो है जेठ आ जाए, बड़े भाई आ जाए पापा के, तो देन दे हैव टू पुट पर्दा कि हाँ भाई हमें पर्दा करना है। खैर जो है देन तो स्टेटस ऑफ वुमेन क्या एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। सिमिलरली दूसरा बड़ा मुद्दा उठाते हैं कास्ट का। अच्छा बाय द वे इसको एक ही बार पढ़ना है, राइट, इसको एक बार पढ़ दिया, ये सारे फैक्टर्स आपको पता है। कभी भी वुमेन रिफॉर्मर के बारे में लिख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता वुमेन रिफॉर्मर जो है वो विडो रिमैरिज के जो है खिलाफ है पर चाइल्ड मैरिज के खिलाफ नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट, है ना। ऑब्वियस है कि अगर वो विडो रिमैरिज के खिलाफ है तो चाइल्ड मैरिज के भी खिलाफ है, पॉलीगैमी के भी खिलाफ है, यानी सारे मुद्दों के खिलाफ है। हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे रिफॉर्मर्स विडो रिमैरिज पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बड़ा मुद्दा है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना। इनिशियल राजा राम मोहन रॉय का फोकस सती पे ज्यादा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इनिशियली बहुत बड़ा मुद्दा है अंटिल एंड अनलेस वो अबॉलिश ना हो जाए। बट लेटर रिफॉर्मर्स बाकी चीजों पे काम कर रहे होंगे, क्या उनकी एजुकेशन पे काम कर रहे होंगे? हाँ, एजुकेशन भी नहीं मिल रहा, यस यू कैन राइट डाउन एजुकेशन एज वेल, राइट, कि हाँ वुमेन को पढ़ाया भी नहीं जा रहा। खैर तो आप कभी भी किसी रिफॉर्मर की बात कर रहे हैं, स्पेशली मेन चांसलर की बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हर किसी के खिलाफ होगा, बट ऑफ कोर्स उसका एक कोई मुद्दा होगा जिस पे वो ज्यादा काम करेगा, उसके ऊपर ज्यादा फिक्स करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली तो इसीलिए अलग अलग रटना नहीं, तो ये वाला रिफॉर्मर इस पे काम करेगा, ये वाला रिफॉर्मर इस पे काम करेगा, नहीं। इट इज वेरी सिंपल, एवरी रिफॉर्मर हु विल वर्क इन द वुमेन डोमेन विल बी वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना, विल ट्राई फिक्स एवरीथिंग, right? In fact, a social reformer, you can say in general, a social reformer will be against this, against caste, against other things as well, right? ऐसा नहीं होता कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि वुमेन को तो रिफॉर्म करना है लेकिन लोअर कास्ट का कोई रिफॉर्म नहीं करना, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। हाँ ये हो सकता है कि हाँ भाई मेरे पास टाइम लिमिटेड है तो मेरा फोकस ज्यादा वुमेन रिफॉर्म पे हो और मैं लोअर कास्ट रिफॉर्म पे काम कम करूं, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, राइट। बट हाँ अप्रोच नहीं होगा, हाँ हो सकता है अप्रोच हो सकता है थोड़ी बहुत कोशिश भी हो। खैर अगला मुद्दा उठाते हैं कास्ट का, लोअर कास्ट / इंटचेबिलिटी।
तो अगला मुद्दा है कि हम बटे भी हुए हैं, कास्ट में बटे हुए हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चल रहा है, राइट। लोग वोट मांगते हैं कास्ट के बेसिस पे कि हाँ भाई हम फला कास्ट के हैं, आप भी हैं, तो हम जो है भले काम करें ना करें, भले हम किसी लायक हो ना हो, बट क्योंकि हम सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं तो हमको वोट दे दीजिएगा। क्या ये आज भी चल रहा है? बहुत बुरी तरह चल रहा है ना, आप भी पॉलिटिक्स में देखते हैं। अब यहाँ पे हम फिलहाल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर हम समझें तो हाँ भाई लोअर कास्ट है, बर्थ के बेसिस पे, रिचुअल प्योरिटी के बेसिस पे, वर्ण सिस्टम के बेसिस पे, चतुर्वर्ण के बेसिस पे बांट दिया गया है कि आप क्या हैं, आप शूद्र हैं, राइट। और इसमें और भी नीचे एक आते हैं अनटचेबल्स, जिनका और भी ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट है ना। आप छू नहीं सकते, आप जो है आपकी परछाई हमें छू नहीं सकती, ऐसी बात कर रहे हैं लोग यहाँ पे, राइट। तो कास्ट अब ये एक अलग मुद्दा है। अब यहां पे 50% आपकी पॉपुलेशन जा रही है, यहां भी एक बड़ी संख्या है जो हम लूज कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपस में ही ये भेदभाव कर रहे हैं कि हाँ मैं ऊंचा हूं तुम नीचे हो, मैं नीचा हूं तुम ऊंचा, ये सब कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो क्या ये इशू है? क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? ऑफ कोर्स यस। दो और मुद्दे जो मैं लिखना चाहूंगा, एक है आपका इलिटरेसी, कि हाँ ये भी एक मुद्दा है कि हमें एजुकेशन फैलानी है, एजुकेशन स्प्रेड करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। और थर्ड जो एलिमेंट है वो है रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। अब ये भी छोटा एलिमेंट नहीं है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। अब इस समय क्या है कि हम 1800 जो है 1900 के दशक की जो है 1900 की सेंचुरी की अगर हम बात करें, राइट, 1800 टू 1900 प्लस, राइट, उसमें क्या है कि रिलीजन जो है, इनफैक्ट मिडिवल इंडिया में भी रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैब्रिक है हमारी सोसाइटी का। इनफैक्ट इसमें बहुत सारी बातों को रिलीजन द्वारा जस्टिफाई भी किया जाता है। हमारी सोसाइटी बहुत सारी चीजों को रिलीजन के बेसिस पे जस्टिफाई किया जाता है कि हाँ एज पर द रिलीजन ऐसा नहीं होता। ये एग्जांपल है, राइट है ना। आज आप बाल मत काटिएगा, आज आप नाखून मत काटिएगा, राइट, क्योंकि आज ये होता है, आज वो होता है, होता होगा, आई एम नॉट अवेयर, राइट, मैं इग्नोरेंट हूं। बाय द वे डिस्क्लेमर इज ऑन, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं तो कभी कभी हो सकता है मैं थोड़ा सा रिलीजन वगैरह की बात कर लूं, राइट, और एंशिएंट मिडिवल में तो ज़्यादा ही होता है, बट इसमें इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपके रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करूं, राइट। जो है द पॉइंट इज कि हाँ मैं रैशनैलिटी की बात करना चाहूँगा, रीजन की बात करना चाहूँगा, लॉजिक की बात करना चाहूँगा कि हाँ जो जो क्रिटिकल इंक्वायरी है, हम धर्म में क्यों नहीं कर सकते क्रिटिकल इंक्वायरी, राइट है ना। वी शुड क्वेश्चन कि हाँ ये जो है वो क्यों है, राइट, ऐसा क्यों करना है, क्यों नहीं करना है ना। जो है पंडित जी से सवाल पूछो, पंडित जी कहते नहीं सवाल नहीं पूछते। अरे क्यों नहीं पूछते भाई, पूछना चाहिए, है ना। तो खैर मैं किसी चीज को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि हाँ थोड़ा रैशनैलिटी, कि हाँ को एक चीज क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, वी शुड आस्क, राइट। तो बाय द वे a lot of things over here will be sanctioned by religion। लोग कोट करेंगे कि हाँ एंशिएंट टाइम्स में विडो रिमैरिज अलाउड नहीं है, राइट, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह से जस्टिफाई करेंगे, हालांकि लिखा नहीं हुआ है ना। ये भी हमारे रिफॉर्मर बताएंगे कि ये झूठ है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, राइट, ऐसा नहीं होता था। इनफैक्ट विडो रिमैरिज एंशिएंट टाइम्स में हुआ करती थी, राइट है ना। तो ये जो कहा जा रहा है ये गलत कहा जा रहा है। तो खैर, तो ये चार मुद्दे हैं, इसको और कॉम्प्लिकेट ना करके यहीं पे सिंपल सा रखिए कि हाँ ये जो सोशल कंडीशन है ये कहीं ना कहीं आवाहन है, राइट, कि हाँ हमें रिफॉर्मर्स की जरूरत है, हमें राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हमें इस तरह के लीडर्स की जरूरत है जो इस सोसाइटी को सॉल्व करें, इस सोसाइटी को जो है रिवाइव करें। या इसी में रिलीजन के साथ, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के साथ कुछ पॉइंट्स मैं ऐड कर रहा हूं। दो जो है, दिस इज मोर फॉर द एकेडमिक पर्पस, मैं ये नहीं कह रहा है गलत है या सही है, राइट, और जो है टेक्निकली मेरे हिसाब से गलत सही नहीं है उसमें, राइट। जैसे कि कहा जा रहा है कि भाई जो है इस समय पॉलीथिज्म का दौर है, बहुत सारी मूर्तियों की पूजा, बहुत सारी भगवानों की पूजा हो रही है। पॉलीथिज्म और आइडोलेट्री, मूर्ति पूजन, ये बड़े मुद्दे बनाए गए, राइट, कि मूर्ति पूजन हो रहा है बहुत ज्यादा और पॉलीथिज्म हो रहा है बहुत ज्यादा, राइट है ना, प्लस सुपरस्टिशन, ऑर्थोडॉक्सी ऑलरेडी लिख दिया। तो ये दो बातों पे बहुत जो है यू कैन से चोट है कि हाँ पॉलीथिस्टिक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे भगवानों की पूजा इस समय हो रही है जो कहीं ना कहीं हम लोग को भगवानों में बांट रहा है, राइट है ना। और प्लस आइडोलेट्री हो रही है, मूर्ति पूजन हो रहा है। तो फोकस क्या हो गया, फोकस मूर्ति पूजन की तरफ हो गया है। फोकस जो है भावनाओं पे ना रह के कि हाँ हम भगवान की अपने जो है अपनी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ कुछ उन्हें अर्पण कर रहे हैं या कुछ थैंक्स बोल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड जो है शो कर रहे हैं। उसकी जगह क्या हो रहा है, मूर्ति पूजन हो रहा है कि हाँ भाई मूर्ति की पूजा अगर हमने कर दी तो हाँ भाई जो है वही बेस्ट है, वही मेन चीज है। भावनाएं, श्रद्धा, ये सब क्या है, किनारे हो गया है।
ऐसा ऐसा इस दौर के रिफॉर्मर्स ने बात उठाई है कि हाँ भाई ये भी बड़ा मुद्दा यहां पे है, राइट, है ना। अब विद मॉडर्न ट्रेंड जो है यू कैन रियलाइज कि हाँ आज के हिसाब से अगर आप देखिए तो हाँ ये शायद आज उतना मैटर शायद नहीं कर रहे होंगे, बट यस अगेन अगेन डिस्क्लेमर इज ऑन, है ना, प्लीज डू नॉट टेक इट पर्सनली। तो खैर ये 4 मुद्दे, बाय द वे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी के लिए सोचो कि हाँ आपको फॉर्डर मिलना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। दिस चैप्टर इज मोर अबाउट मेंस, दिस चैप्टर इज मोर अबाउट आंसर राइटिंग, बट हाँ बहुत सारी बात यहीं से निकलेगी प्रीलिम्स के लिए भी, है ना। तो ये मत सोचो कि ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा भाई, दोनों जगह आएगा। तो खैर तो हमने ये सारी बातें करी कि भाई जो है क्या मुद्दा हो रहा है। प्लस एक और बात इसी में ऐड करते हैं, अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, कि जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है उसको अपोज भी करना है। तो क्योंकि अंग्रेज आ चुके हैं, राइट, अंग्रेज आ चुके हैं, तो अपना वेस्टर्न कल्चर, अपनी एजुकेशन, अपना लिटरेचर, क्रिश्चियनिटी, ये सारी चीजें हम पे इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अब ये जब कल्चर काफी तारीफ करी जा रही है, वाह भाई वाह बहुत सिविलाइज कल्चर है, क्या कल्चर है, मजा ही आ गया, जब इस तरह की बातें करी जा रही है तो डेफिनेटली जो इंडियन सेगमेंट हैं, जो इंडियन लीडर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू जो है कम बैक कि भाई ऐसा नहीं है, जो ईस्टर्न कल्चर है, जो ओरिएंटल कल्चर है वो भी बहुत अच्छा कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कितने ही बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड वी कैन नॉट से कि हाँ खाली वेस्टर्न कल्चर अच्छा है। तो एक कहीं ना कहीं चैलेंज भी है कि हाँ अगर वेस्टर्न कल्चर अच्छा है तो फिर हमारा कल्चर क्या है, राइट, इस बात को भी जो है इसमें उठाना होगा। तो ये मेजर मुद्दे हैं, मेजर फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है इस पूरे रिफॉर्म मूवमेंट को पुश करेंगे, रिफॉर्म मूवमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, राइट। दीज आर द फैक्टर्स, राइट। बाकी जो है एक बार देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स की, हमने बात करी कि भाई रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स, आइडोलेट्री, पॉलिथिज्म का डिस्कशन किया हमने, प्लस हमने बात करी कि पोजीशन ऑफ वुमेन जो है काफी डिप्रेसिंग है, पॉलीगैमी वगैरह की हमने बात करी। बंगाल में एक टर्म यूज किया जाता है कुलीनिज्म। नाउ व्हाट इज कुलीनिज्म? कुलीनिज्म का मतलब ये हुआ कि अगर लेट से कोई वुमेन है किसी एक्स कास्ट की, तो शी कैन मैरी इन द सेम कास्ट और द अपर कास्ट, but she cannot marry, right, she is not allowed to marry into the caste जो नीचे है। यानी अपनी सेम कास्ट में आप शादी कर सकते हो, ऊपर की कास्ट में शादी कर सकते हो, बट नीचे की कास्ट में आप शादी किसी भी महिला की नहीं कर सकते हो। इस फैक्टर को कहा जाता है कुलीनिज्म, राइट, है ना। तो ये सारे इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे चल रही है। प्लस सती वगैरह की हमने बात कर ली है, यहाँ पे सती का डिस्कशन किया हमने। प्लस हम बात कर रहे थे कास्ट प्रॉब्लम की, कास्ट कॉन्शियसनेस की, राइट। कास्ट कॉन्शियसनेस कुछ हद तक, उतनी सीरियसली नहीं, कुछ हद तक हमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख में यानी बाकी धर्मों में भी नजर आती है, राइट। हमने अनटचेबिलिटी वगैरह का डिस्कशन किया। प्लस अपोजिशन टू द वेस्टर्न कल्चर की हम बात कर रहे थे कि हाँ भाई ये जो कॉलोनियल कल्चर है, जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए हैं, हमारे यहाँ देखो ऐसा नहीं कि पहली बार कोई फॉरेनर आया है, राइट। हमारे यहाँ पे कुशान्स आए हैं, बाक्ट्रियंस आए हैं, राइट, साकाज आए हैं, पार्थियंस आए हैं, हंस भी आए हैं। इनफैक्ट जो है आप फिर देखो तो टर्क्स आए हुए हैं, तुर्की आए हुए हैं, प्लस मुगल्स आए हैं, एंड ऑल दीज जो है आउटसाइडर्स हु केम टू इंडिया एंड गॉट सेटल्ड इन इंडिया, गॉट कंज्यूम्ड बाय आवर सुपीरियर कल्चर, राइट, है ना। वो यहां पे इंडिया आए और हमारे अच्छे कल्चर में वो लोग समर्पित हो गए, वो लोग जो है घुल गए, है ना। जैसे कि जो है कुशानों में आप देखिए तो कुशान जो है वो खुद बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, कनिष्का, राइट। जो है बाक्ट्रियंस में देखिए तो मिनांडर जो है वो भी जो है बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेंगे, राइट। प्लस बहुत सारे हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा करने लगेंगे। तो ओवरऑल यू विल फाइंड कि हमारे कल्चर में हर कोई आके मिल जाता है। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो दे बिलीव कि हाँ भाई वो तो सुपीरियर कल्चर के हैं, भाई वो तो आर्यंस हैं, भाई बड़े लोग हैं, है ना, सिविलाइज कल्चर है, बहुत पहले सिविलाइज हो गए, उनके कंधे पे बोझ है कि वो हमको भी सिविलाइज करेंगे। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ आए हैं, और जब ऐसा रेशियल थॉट प्रोसेस है तो डेफिनेटली फिर तो अपोज करना बनता है ना, करारा जवाब दिया जाएगा। तो हाँ, अपोजिशन टू द वेस्टर्न कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्लस हमने बात करी कि हाँ भाई हमारे जो न्यू क्लास, ये जो इंटेलिजेंट क्लास क्रिएट हो रही है, जो पढ़ ली है, सब कुछ पढ़ ली है, राइट। ये जो है ये आप समझिए कि हाँ ये इंग्लिश भी पढ़ चुके हैं, प्लस जो इंडियन कल्चर है उसको भी समझते हैं। राजा राम मोहन रॉय बहुत सारी लैंग्वेज के ज्ञाता हैं, वो संस्कृत भी जानते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, वो अरबिक वगैरह भी जानते हैं, और वहाँ वो लैटिन भी जानते हैं, राइट। तो उनका जो अप्रोच है वो सब कुछ देखने के बाद बात कर रहे हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। और ये जो है ट्रेंड निकलेगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड। यही ट्रेंड हमें बहुत सारे लीडर्स प्रोवाइड करेगा। खैर, तो जो है हमने ये बात करी। अब हमने एक पार्ट फिनिश कर लिया है अपना, विच इज अबाउट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कि भाई क्या कारण था
क्यों जो है रिफॉर्म्स हो रहे थे। अब एक छोटा सा टॉपिक है आइडियोलॉजी, कि हाँ ये जो रिफॉर्मर्स आ रहे हैं इनका आइडियोलॉजिकल बेस क्या है, ये किस चीजों पे, किन थॉट प्रोसेस के ऊपर इस पूरी रिफॉर्म को बेस करते हैं। आइए इस बात को समझते हैं यहां पे। ओके, तो आइडियोलॉजिकल बेस या सोशल बेस, तो सबसे पहली बात ये सोशल बेस है, ये है मिडिल क्लास। अब इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। मिडिल क्लास तो था क्या, पहले यूरोप में अगर हम समझें तो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एक होता है आपके लो क्लास कह देते हैं, लो क्लास जो कि मे बी पीजेंट हो सकते हैं, आर्टिजन्स हो सकते हैं। जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, अभी यूरोप के डिस्कशन पे आएंगे, राइट। अब एक होगी जो मिडिल क्लास है, जो बहुत रिच नहीं है, अच्छा एक और बात थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि पहले दो ही क्लास होती थी, राइट। एक होता था लो क्लास जो कि बिल्कुल नहीं कमा रहे, और एक होते थे छोटे से कम लोग, ये ज्यादा नहीं होते, जिसे आप कहते हो अपर क्लास, जैसे आज का 1% ऑफ इंडिया, राइट, जिसके पास ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा हमारी पूरी संपत्ति है। तो अपर क्लास छोटे मोटे राजे महाराजे, नोबल्स हो सकते हैं, जमींदार हो सकते हैं, है ना, रिच जमींदार, राजे महाराजे हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। ये फैमिलीज जो कि अपर क्लास फैमिली, तो नॉर्मली यही होता है। बट मॉडर्न इंडिया में या मॉडर्न हिस्ट्री में, पहले यूरोप में अगर हम समझें तो यूरोप में एक मिडिल क्लास का जो कि कहीं ना कहीं लोअर क्लास से ही उठ रहा है, शायद थोड़ा बहुत ऊपर से भी आ रहा होगा, बट कहीं ना कहीं लोअर क्लास से ही निकल के आ रहा है, कि यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, अब यहां पे जो जॉब्स क्रिएट होंगी इसकी वजह से क्या है कि जनता को थोड़े वेजेस मिल रहे हैं, राइट, नौकरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, तो अब वो इतना कम भी नहीं कमाते, तो एक नई क्या होगी, फॉर्म होगी, एक नई क्लास फॉर्म होगी, विच इज टेक्निकली योर मिडिल क्लास। पहले यूरोप की बात कर रहे हैं। अब यूरोप में यही क्लास क्या होगी, अब क्योंकि थोड़ा पैसा आ गया है तो पढ़ भी लेंगे, एडुकेटेड होगी, राइट, एजुकेटेड होगी तो डिमांड्स होंगी, रिफॉर्म्स होंगी, थ्योरी होगा, इनोवेशन होगा, राइट, तो ग्रोथ होगी, और जब ये ग्रो करेंगे तो ये सोसाइटी को पूरा लेके चलेंगे, तो सोशल ग्रोथ हो जाएगी, राइट, है ना, सोशल रिफॉर्म कर देंगे लोग, मिडिल क्लास। तो ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास क्या पूरी कंट्री की ग्रोथ, पूरी सोसाइटी की ग्रोथ कर सकती है? यस। ऐसा हमने कहां देखा? ऐसा यूरोप में देखा, दिस इज इन यूरोप। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे यहां भी धीरे धीरे 1850s तक आते जाते, उसके और आगे, राइट, नाउ बिकॉज ऑफ यू कैन से न्यू एडुकेशन, बिकॉज कि हाँ लोग लॉयर बनना चाहेंगे, बहुत सारे लॉयर्स बनेंगे, बहुत सारे टीचर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, राइट, है ना, और ये थोड़ा 1820 से चालू हो गया, बट हाँ 1830s 1840s जैसे जैसे एजुकेशन ग्रो करेगी वैसे वैसे ये तादाद, ये संख्या बढ़ रही है, राइट। तो न्यू मिडिल क्लास, हालांकि ये संख्या अभी बहुत कम है, ऐसा नहीं कि हाँ ये लोअर क्लास और बड़ा बना सकते हो आप, राइट, बहुत बड़ा सेगमेंट है लोअर क्लास। अब उसमें से कुछ जो है मिडिल क्लास निकल के आ रही है, और छोटा सेगमेंट क्या है, अपर क्लास पॉपुलेशन वाइज। अब ये जो है लोग हैं, क्या ये भी पढ़े लिखे हैं? क्या इनकी भी डिमांड्स होंगी? क्या इसमें भी इनोवेशन होगा? एंड दे विल फॉर्म योर सोशल बेस, और दे विल बी द वन हु विल कंट्रीब्यूट टू सोशल रिफॉर्म्स, राइट। जो समाज सुधार है वो इनमें से लोग निकलेंगे, इनमें से लीडर्स निकलेंगे, जो कि आगे जाके हमारे सोशल रिफॉर्मर्स बनेंगे, हमारे बड़े बड़े लीडर्स बनेंगे, राइट। जैसे कि डेरोजियंस, जैसे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बार बार नाम ले दिया हमने ईश्वरचंद्र, और नाम यशस्विनी कुमार दत्त, राइट, है ना। तो ये सारे लीडर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो सोशल बेस अगर हम समझें तो मिडिल क्लास, बट हाँ दोनों में डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे जो सोर्स ऑफ मिडिल क्लास था कुछ और था, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मिडिल क्लास की ग्रोथ हम देखें तो हाँ ये ग्रोथ कुछ और है, राइट। नाउ दे आर द वन हु विल टॉक अबाउट ऑल दीज इनोवेशन, राइट। इनफैक्ट एक और टर्म इसमें लिखना चाहिए, दे विल आस्क फॉर पावर्स, दे विल आस्क फॉर डेमोक्रेसी, राइट, दे विल आस्क फॉर सोशल रिफॉर्म। तो इनफैक्ट क्या कहना चाहता हूं मैं कि हाँ ये सोसाइटी साइड भी डिमांड करेंगे और आगे जाकर पॉलिटिकल साइड भी डिमांड करेंगे।
या तो दिस इज द इंजन ऑफ सोशल रिफॉर्म कि हाँ ये जो येलो जो पार्ट है दिस इज समथिंग जो हमको सोशल रिफॉर्म भी देगा, और बाय द वे यही सोर्स है जो आगे जाके हमें पॉलिटिकल लीडर्स भी देगा। राइट, इसीलिए एक वर्ड यूज किया जाता है मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। इंटेलिजेंट है भाई, इंटेलिजेंशिया, पढ़े लिखे लोग हैं। राइट, दे अंडरस्टैंड मॉडर्न थॉट, दे अंडरस्टैंड मॉडर्न फिलॉसफी। राइट है ना, तो इसीलिए फिलॉसफी समझते हैं कि हाँ इनकी फिलॉसफी क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इनकी फिलॉसफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। सोशल बेस हमने समझा कि हाँ इट इज ऑल अबाउट मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। राइट, अब बात करते हैं इनकी फिलॉसफी की। फिलॉसफी का डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या ओवरऑल क्या सोच है, क्या जो है इनके दिमाग में। राइट, तो फिलॉसफी अगर हम समझें तो दे आर मोर अबाउट, जैसा कि मैं कह रहा था शुरू में, दे टॉक अबाउट रैशनैलिज्म। रैशनैलिटी क्या है, क्यों भाई क्यों। राइट, कि अगर लेट से आप कह रहे हैं कि हाँ किसी स्क्रिप्चर में लिखा है, किसी किताब में लिखा, हमारे वेदों में लिखा हुआ है ना, तो जो वेदों में लिखा है हो सकता है वो एप्लीकेबल हो उस टाइम की सोसाइटी के। राइट है ना, उसका आज एप्लीकेशन क्या है। राइट है ना, उसकी आज रैशनैलिटी क्या है, वो कहीं भी चाहे वो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में हो, चाहे कोई प्रैक्टिस हो, कोई भी थॉट प्रोसेस, कोई भी प्रैक्टिस, उसके पीछे रैशनैलिटी क्या है। राइट, रैशनल, रीजन, लॉजिक क्या है भाई। तो पहला जो है थॉट प्रोसेस हमारा यहाँ पे है, जो मेन जो आइडियोलॉजी है, जो फर्स्ट थिंग जो हमें हेल्प करेगी चैलेंज करने में, दैट इज रैशनलिज्म। राइट, सेकंड दे विल ऑल्सो यूज एंशिएंट स्क्रिप्चर, जो हम बात कर रहे थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, अरे हो सकता है भाई, हमारी जो किताबें हैं, वेद हैं, राइट है ना, वेद लिखे गए हैं, और वेदों से भी ज्यादा अगर मैं आगे की बात करूं उपनिषद्स, तो उपनिषद्स आर अमेजिंग जो है फिलोसॉफिकल थॉट। उपनिषद से ही भगवत गीता निकलती है। राइट, उपनिषद से ही अद्वैत निकल रहा है, वेदांता निकल रहा है, ये सारी चीजें जो निकल रही हैं वो उपनिषद से निकल रही। राइट, तो ये जो फिलॉसफी है, थॉट प्रोसेस, वो बेहतरीन है। उपनिषद जो है, उपनिषद ही है जो मोनोथिज्म प्रीच कर रहा है। आप कहेंगे हिंदुइज्म में भी मोनोथिज्म है सर, हाँ भाई है। मोनोथिस्टिक थॉट है उपनिषद, ब्रह्म की बात करता है उपनिषद। राइट है ना, कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म तो हम ब्रह्मास्मि जो आप कहते हैं वो उपनिषद में लिखा हुआ है। राइट, कि हाँ भाई जो है कि वो किसी भगवान की बात नहीं कर रहा, वो ब्रह्म की बात कर रहा है, उस शक्ति की बात कर रहा है जिसने दुनिया बनाई है या दुनिया चला रही है। राइट, या शायद ये ब्रह्मांड ही ब्रह्म है, खैर वो थ्योरी पे नहीं जाते। तो उपनिषद, तो हाँ, तो वेद जो है, वेद उपनिषद, इन सब चीजों को भी कोट किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखो खुद पढ़ लो। तुम कह रहे हो कि हाँ विडो रिमैरिज नहीं लिखा हुआ है, अरे खुद पढ़ लो, ये सारी चीजें हैं, अलाउड है, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई है। राइट, जिसको लेके सोसाइटी जो है हल्ला मचा रही है कि हाँ ये लिखा हुआ है, अरे नहीं लिखा हुआ है। तो राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेट कर देंगे बंगाली में, कि बंगाली में लिखा, अब पढ़ लो दोस्त। राइट, तो समझ में आएगा कि नहीं लिखा हुआ है। राइट, तो नाउ दे विल ऑल्सो जो है रिजॉर्ट टू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। फॉर एग्जाम्पल जो है दयानंद सरस्वती क्या कहेंगे, बैक टू द वेदास। राइट, अब देखो बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स का मैं नाम ले रहा हूं, हम उनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, इन द नेक्स्ट चैप्टर में उसी राजा राम मोहन रॉय, एवरीबॉडी, डिटेल में डिस्कशन होगा। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल मैक्रो बात कर रहे हैं कि हो क्या कह रहा था। राइट है ना, नाम जो मैं ले रहा हूं उनका क्या डिस्कशन है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट्स अ लेटर डिस्कशन। राइट, बट पहले समझ लें कि हो क्या रहा है। खैर, तो बैक टू द वेदास का डिस्कशन। इसीलिए ये चैप्टर और अगला चैप्टर, राइट, ये दोनों साथ में पढ़ना है। पहला पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है, फिर पहला पढ़ना ताकि पहला और समझ में आए, और फिर दूसरा पढ़ना है ताकि दूसरा और समझ में आए। राइट, तो ये जो प्रोसेस आपको होगा, ये दोनों चैप्टर एकदम घोल देगा, आपको मजा आ जाएगा कि अच्छा ये बात उन्होंने वहां कही थी, अच्छा ये लिखा हुआ है ना। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड ऑल के आपको एग्जांपल मिलेंगे, रैशनैलिटी का एग्जांपल मिलेगा। जब आप जो है ब्रह्म समाज वगैरह की बात करेंगे, जब आप राजा राम मोहन रॉय को बात करेंगे, राइट, एग्जाम्पल इसका अगर मैं लिखना चाहूं तो ब्रह्म समाज, राइट, राजा राम मोहन रॉय बात करते हैं रैशनैलिटी की। इनफैक्ट सारे ही सोशल रिफॉर्मर्स बात करते हैं रैशनैलिटी की, कि अगर वो देखो आज की सोसाइटी के हिसाब से अगर कोई ऐसी चीज है जो लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं है, तो हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए ना। राइट है ना, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पे हम लिखेंगे, विच इज रैशनलिज्म के साथ यूटिलिटी भी लिख सकते हो, राइट है ना, जो है बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। एक थर्ड एडिशन करते हैं यूनिवर्सलिज्म, बहुत बेहतरीन।
आइडिया और ये बताता है कि हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं वो कितने मैच्योर हैं। राइट, सोशल रिफॉर्मर्स एक तरफ बात कर रहे हैं एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की, राजा राम मोहन रॉय एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ उपनिषद मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, पढ़ लो, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की, तीसरी तरफ बात कर रहे हैं वो इस्लाम की। तो कहने का मतलब कि ऑल रिलीजन, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की ही बात हो रही है, नहीं, सब कई बार सबको लेके चला जाएगा। राइट, पर्टिकुलर रिलीजन्स की भी बातें होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, बट यूनिवर्सलिज्म की, हाँ बाकी धर्म जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है। राइट, सैयद अहमद खान कहते हैं कि सारे धर्मों का जो फेथ है, जो दीन है, वो सेम है। राइट, तो यहां पे अगर चैलेंज कर रहे हैं ब्रह्मो समाज में, तो राजा राम मोहन रॉय क्रिश्चियनिटी को भी चैलेंज कर रहे हैं। राइट, राजा राम मोहन कह रहे हैं कि आपकी चीजों में भी बहुत सारी बातें अच्छी हैं पर बुरी भी हैं, हमारे यहां भी बहुत सारी बातें बहुत बुरी हैं पर बहुत अच्छी भी हैं, तो हमें जो पाना है वो दोनों का मिश्रण चाहिए। तो टेक्निकली व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, राइट, है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो हम अचीव करना चाहते हैं ये ऐसा नहीं है कि पास्ट को भुला देना है, नहीं, राइट, है ना, ऐसा भी नहीं है कि हाँ जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वही, राइट, डिपेंड करता है कि क्या वो हमारे लिए सही है, तो कुछ मध्यम मार्ग, राइट, कुछ बीच का रास्ता कि हाँ हमारा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस भी हो, प्लस जो मॉडर्न थॉट है, मॉडर्न आइडियाज है, उन दोनों को भी मिक्स कर दिया जाए। टेक्निकली ईस्ट की अच्छी बातें, मतलब ब्रिटेन की अच्छी बातें या यूरोप की अच्छी बातें प्लस हमारी अच्छी बातें मिलाकर ये फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, फाइनल सोसाइटी होनी चाहिए, ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके ईस्ट को फॉलो करना है, ऐसा भी नहीं आंख बंद करके वेस्ट को फॉलो करना है, नहीं, दोनों का जो है मिश्रण है, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू फॉलो, दैट इज समथिंग विच विल मेक दी होल, यू कैन से होल सोसाइटी, और एज अ सोसाइटी हम ग्रोथ तभी कर पाएंगे। तो यूनिवर्सलिज्म बात करता है कि नहीं, इट इज नॉट ओनली अबाउट वन रिलीजन, इनफैक्ट सारे ही धर्म हैं अच्छे हैं, सारे ही धर्म जो हैं वो सेम भगवान, सेम शक्ति को पहुंचने के तरीके हैं। राइट, लास्ट एक और जो है आइडियोलॉजी ऐड करना चाहूंगा मैं, लास्ट आइडियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी इज, और आप कोई भी आंसर लिखें तो प्लीज यूज ऑल दिस, राइट, ह्यूमनिज्म। राइट, ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म इज कि भाई जो भी कुछ आप जीवन में करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसका सेंटर पॉइंट क्या है? उसका सेंटर पॉइंट है ह्यूमन, उसका सेंटर पॉइंट है इंसान। राइट, आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं बट एक तरफ आप अनटचेबिलिटी फॉलो कर रहे हैं, एक तरफ आपने किसी महिला को दबा रखा है, तो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, सेंटर ऑफ ग्रोथ, सेंटर ऑफ फिलॉसफी क्या है? ह्यूमन। यानी कि हम जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन, इट इज अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, इट इज मोर अबाउट कि हमारी सारी पॉलिसी, सारा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटी एज अ होल, ह्यूमन एज अ होल हम लोग ग्रो करें। राइट, है ना, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए कि हाँ जो किसी के ऊपर भारी पड़ रहा है, एक समाज के ऊपर भारी पड़ रहा है, उसे आप दबा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी मोर अबाउट ह्यूमन सेंट्रिक, कि हाँ भाई ह्यूमन की ग्रोथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ है, ह्यूमन राइट्स आर इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डिग्निटी इज इंपॉर्टेंट, ह्यूमन जो है एग्जिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट, एंड उस ग्रोथ पे फोकस करेंगे। ये अगली फिलॉसफी, ये चार चीजें अगर आप ध्यान में रख लें तो इससे रिलेटेड, फिलॉसफी रिलेटेड आप कोई भी आंसर कर पाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे रैशनलिज्म की, राइट, है ना, कि हाँ भाई रेलेवेंस क्या है ना, खाली मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, रेलेवेंस क्या है। ऐसे आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं कि हाँ आज के दिन हम नाखून नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, है ना, अगेन नहीं काटना चाहिए, ये काटना चाहिए, पता नहीं मुझे, है ना, बट हाँ जो है ऐसा कहा जाता है, तो सवाल उठता है कि क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता, है ना, बताइएगा भी नहीं, है ना चलिए ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो राजा राम मोहन रॉय जैसे कि हाँ बात करते हैं कॉजैलिटी पे, राइट, बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेबिलिटी एज द सोल क्राइटेरियन ऑफ द ट्रूथ, कि हाँ भाई जो है क्यों है, कारण क्या है, कॉज क्या है, प्लस जो डिमॉन्स्ट्रेबिलिटी है कि बता तो सको, समझा तो सको कि हो क्यों रहा है, राइट, वही क्या है, वही सच्चाई है जो समझाई जा सके, बताई जा सके, जिसके पीछे का रीजन दिया जा सके। राइट, हम बात करें अक्षय कुमार दत्त की, तो अक्षय कुमार दत्त भी है ना, वन ऑफ द रिफॉर्मर, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट रैशनलिज्म, कि हाँ हमारे जो इवन ट्रेडिशनल किताबें हैं, हमारा जो पूजा पाठ भी है, वहाँ भी हमें रैशनैलिटी को लेकर आना चाहिए, सोशल यूटिलिटी स्टैंड पॉइंट्स हमें समझना चाहिए कि कोई पर्पस है, कोई काम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहीं पे एक और बात क्लियर कर दूं मैं कि यहाँ पर जो हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट साल्वेशन,
कि हाँ आपको मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाणा मिल जाएगा, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू जो है एलिमिनेट द इविल्स, कि हाँ सोसाइटी में जो इविल्स चीजें फॉलो हो रही हैं उससे हमें बाहर निकलना है, राइट। इनफैक्ट सैयद अहमद खान की अगर हम बात करें तो अपने अलीगढ़ मूवमेंट में ही विल ट्राई, जो कि अलीगढ़ मूवमेंट आप बाद में देखोगे, बट हाँ सैयद अहमद खान को बाद में देखोगे, बट हियर यू अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट द मॉडर्न थॉट एंड द इस्लामिक थॉट, कि हाँ भाई उसको जो डिकेडेंट जो है ओल्ड जो हमारा सिस्टम है, सिचुएशन है, उसे हमें मॉडर्न थॉट के साथ अलाइन करना है। उसमें साइंस भी पढ़नी चाहिए, इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए एंड ऑल। अब इंग्लिश पढ़नी चाहिए, इसके साथ एक और बात कहना चाहूंगा मैं, कि जब मैं बात कर रहा हूं कि ट्रेडिशनल ग्रोथ की, तो इसका मतलब कि हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है, हमारा आर्ट है, हमारा लिटरेचर है, राइट, हमारी टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज, दैट ऑल्सो हैज टू बी इवॉल्व्ड, है ना, कि हमारा जो पुराना जो संस्कृति है, कला है, उसको भी जो है क्या करना है, ग्रो करना है। खैर तो हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, कि स्वामी विवेकानंद भी कह रहे हैं कि भाई धर्मों को साइंटिफिक मेथड, है ना, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, विवेकानंद जी कह रहे हैं कि हाँ धर्मों को साइंटिफिक मेथड, कि वो सारे मेथड्स जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिसमें आप चेक करते हैं कि इसका क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ऐसे ही मेथड से आपको धर्मों को भी इवेल्युएट करना चाहिए, राइट, है ना। तो रिफॉर्मर्स यहां पर रैशनल सेकुलर आउटलुक, कि हाँ भाई सारे धर्मों की बात हो रही है, यूनिवर्सल थॉट प्रोसेस, राइट, है ना। जैसे अक्षय कुमार दत्त कह रहे हैं कि हाँ जो चाइल्ड मैरिज है, जो अर्ली मैरिज है, राइट, उसका मेडिकल रिपरकशन है, उसके मेडिकल इश्यूज हैं, एंड दैट इज द रीजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो नाउ यू सी जस्टिफिकेशंस एज वेल, कि सोसाइटी को बताया जा रहा है कि हाँ भाई अगर आप इन मेथड से देखें, इन मॉडर्न टेक्निक से देखें, तब आपको बातों को समझ में आएगा। ओके, तो जो है सैयद अहमद खान वगैरह की बात करी, यूनिवर्सलिज्म की हमने बात कर दी है। चलिए कहानी और आगे बढ़ाते हैं। तो जो है यहाँ पे हमें बाय द वे ये जो रिफॉर्मर्स है, जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इनको ब्रॉडली आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, दो तरीकों में बांट सकते हैं। एक होता है रिफॉर्मिस्ट और एक होता है रिवाइवलिस्ट। ये अपनी रिफॉर्म मूवमेंट्स को हम कहेंगे कि दो तरीके की होती, दो स्ट्रीम है। अब इसकी फिलॉसफी को समझिए तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या कहा जा रहा है। रिफॉर्म मूवमेंट्स या तो रिफॉर्मिस्ट हो सकती हैं। अब आप कहेंगे रिफॉर्म मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट ही होगी और क्या होगा साहब? हाँ भैया, रिफॉर्मिस्ट हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो है लेट्स से किसी रिलीजन में क्या हो गया है, कुछ गलत प्रैक्टिसेस आ गई हैं, राइट, और इनको हम रिफॉर्म कर सकते हैं, इनको दूर किया जा सकता है और रिलीजन सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी मूवमेंट्स क्या है? ऐसी मूवमेंट जो इस तरह का माइनर डिग्री ऑफ रिफॉर्म बता रही है, कह रही है कि हाँ रिलीजन में थोड़ा बहुत इशू है, फिक्स कर लो सही हो जाएगा, जैसे कि ब्रह्मो समाज, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, राइट। बट एक दूसरा थॉट प्रोसेस है रिवाइवलिस्ट का। रिवाइवलिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो रिलीजन है, हमारा रिलीजन ऐसे लिखते हैं वापस, ये जो रिलीजन है इसमें जो प्रैक्टिसेस आ गई हैं, ये प्रैक्टिसेस क्या है कि हाँ जो है डीप चली गई हैं। ओरिजिनल जो धर्म है वो कहीं गायब हो गया। क्या मैं इसे अब रब करके साफ कर पाऊंगा? नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पूरा ही रब करके दोबारा लिखना पड़ेगा। मतलब रिफॉर्म नहीं हो सकता, रिवाइव करना पड़ेगा। पुराना जो प्रिस्टीन है ना, जो बिल्कुल नया, बिल्कुल ओरिजिनल जो बनाया गया था, राइट। जैसे इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में कहें कि जैसा सऊदी में जो है क्रिएट हुआ था, या फिर हिंदुज्म के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो हाँ जैसा कि वेदों में है, बैक टू द वेदास। तो ऐसा अगर थॉट प्रोसेस है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा कि इट इज रिवाइवलिस्ट। तो इट इज मोर अबाउट डिग्री ऑफ यू कैन से डिग्री ऑफ चेंज, कि हाँ हमें कितना चेंज उसमें बोला जा रहा है, कितने एग्रेशन के साथ ये चेंज बोला जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहाबी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फरियाजी। सिमिलरली हम बात कर रहे थे आर्य समाज की। तो आर्य समाज जो कि पूरी तरह से इस कैटेगरी में नहीं आता, बट फिर भी क्योंकि वो बैक टू द वेदास की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑथर्स जो है आर्य समाज को रिवाइवलिस्ट फॉर्म में रखते हैं कि हाँ इट इज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जिसमें बैक टू द वेदास की बात कही गई। चलिए, तो जो है हमने दो अपने फैक्टर्स खत्म कर लिए, दो एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। हमने बात करी कि भाई क्यों आए थे, और हमने बात करी कि आइडियोलॉजी क्या है, कौन लोग हैं जो रिफॉर्मर्स बनेंगे, प्लस उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये हमने समझ लिया।
अब दो जॉनर, बड़े जॉनर्स को उठाएंगे। पहले जॉनर का डिस्कशन करेंगे इज अबाउट वुमेन एंड सेकेंड जॉनर इज अबाउट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, लोअर कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। पहले टेकअप करते हैं वुमेन को, कि वुमेन के जो है ओवरऑल वुमेन के अगर हम टाइमलाइन देखें तो किस तरीके से रिफॉर्म्स हो रहे हैं एंड फिर कौन कौन से ऐसे रिफॉर्मर्स हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वुमेन रिफॉर्म का हिस्सा है। अगेन जो है फ्यू थिंग्स यू विल सी ऑन द टाइमलाइन, जो है लॉट ऑफ थिंग्स विल कम लेटर, राइट, जब हम किसी को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आइए वुमेन जो है एम्पावरमेंट की बात करते हैं, राइट। तो डायरेक्शन, दो डायरेक्शन हमको दिखेगा, हमको एक डायरेक्शन दिखाई देगा वुमेन बेस्ड और दूसरा डायरेक्शन दिखाई देगा अनटचेबिलिटी या फिर कास्ट। प्लस ओवरऑल जो मेथड है, मेथड टू प्रोपोगेट दीज आइडियाज, हाँ भाई नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं, ड्रामाज होंगे, पोइट्री होगी, शॉर्ट स्टोरीज होगी, प्रेस होगा, सिनेमा होगा, ये लाइन आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट करते हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं वुमेन स्टेटस की, कि वुमेन स्टेटस क्या इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन की इश्यूज क्या क्या है, राइट। अब दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हमें पता है पर्दा है, पॉलीगैमी है, सती है, विडो मैरिज है, राइट, चाइल्ड मैरिज है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, राइट। इनहेरिटेंस की हमने बात करी कि हिंदू वुमेन जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकती, मुस्लिम वुमेन कर सकती है बट हाफ इनहेरिट कर सकती है, राइट। प्लस यहाँ पे जो है शादी ब्रेक करने का भी हक क्या महिलाओं को है, नहीं, महिलाएं यहाँ पे डिवोर्स नहीं पा रही, तो वो भी सारा इश्यूज है, राइट। कहानी आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि हाँ ये किस तरीके से रिफॉर्म चालू हो रहा है। ओके तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा बाय द वे, ऐसा नहीं है कि हाँ महिलाओं को जो है बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, बट जिस तरह से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उनको सिर्फ और सिर्फ फैमिली रोल में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, कि हाँ महिला क्या हो सकती है, माँ हो सकती है, महिला बीवी हो सकती है, महिला होम मेकर हो सकती है, घर हाउसवाइफ हो सकती है, घर संभाल सकती है, इस तरीके से उसके जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। बट क्या इज दिस द रियल रिकॉग्निशन, क्या महिलाओं की अपने आप में कोई महिला हो के आइडेंटिटी है, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। वो किसी ना किसी रोल, वो भी पुरुष संबंधी रोल से जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, पुरुषों पे काफी हद तक डिपेंडेंसी है, राइट। और डिपेंडेंसी भी कैसी क्रिएट कर दी गई है कि हाँ वो पूरी तरह डिपेंडेंट ही रहे, राइट। तो डोमेस्टिक स्फीयर में जो है उनका रोल है, उसके ज्यादा इकोनॉमी साइड में बहुत ज्यादा रोल नहीं, जो है लोअर कास्ट वगैरह में फिर भी आप देखेंगे कि महिलाओं का इकोनॉमी में रोल है, वो लोग कुछ फाइनेंशियली कुछ कमा रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बट अपर साइड में, अपर कास्ट वगैरह में तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। प्लस उनको पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं कराई जा रही है, राइट। तो वहां से भी कुछ ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आइए समझते हैं जो है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। फिलॉसफी की हम बात कर चुके हैं, आइए समझते हैं कि स्टेप्स टेकन, कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो आई यूज वन टाइमलाइन ओवर हियर, राइट। और अगर आप ये टाइमलाइन बना लें तो ये चैप्टर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ओके तो पहला अटेम्प्ट जो है, जो हमें महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में नजर आता है, इज हमें दिखाई देगा कि सबसे पहली बार 1795 और उसके बाद 1804 सबसे पहली बार हमें दो एक्ट नजर आएंगे, विच इज बंगाल रेगुलेशन, बंगाल के एक्ट है, बंगाल रेगुलेशन, and both these acts are directed towards female infanticide, जो बच्चियों को मारा जा रहा है, राइट, है ना, कि बच्चियों को जन्म होते ही मार दिया जा रहा है। दिस इज समथिंग अगेंस्ट विच जो है these two acts are directed। नाउ तो पहली बार हमें अगर कुछ नजर आ रहा है तो दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड पे काम किया गया है। उसके बाद 1820s का जो दौर है वो राजा राम मोहन रॉय का दौर है, 1820s। और राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें, दिस इज राजा राम मोहन रॉय, जो दौर है राजा राम मोहन रॉय का है। RRR देख देता हूं, है ना, हमारे RRR हो तो जो है राजा राम मोहन रॉय, ही हैज वर्कड इनटू मल्टीपल डोमेन, मल्टीपल डायरेक्शन, राइट। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की है, सबसे बड़ा नाम जो आता है ब्रह्मो समाज, बट और भी नाम है, आत्मीय सभा है, कैलकाटा यूनिटेरियन सोसाइटी है, प्लस जो है उपनिषद का ट्रांसलेशन है, तोहफा मुवहिदीन लिखा हुआ है। तो जब हम राजा राम मोहन को डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ही इज द वन हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिलीजन, कि हाँ रिलीजियस रिफॉर्म भी करना है। ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लोअर कास्ट टू सम एक्सटेंट, कुछ पॉलिटिकल थॉट भी है, बट सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो महिलाओं को लेके है। स्पेशली ही इज द वन हु इज फाइटिंग अगेंस्ट सती, और ही विल ट्राई उनकी अपनी भाभी को सती कर दिया गया था,
राइट, एंड ही फॉट सो मच अगेंस्ट इट। अपनी परिवार को बहुत समझाने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी। एक रिच ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं और वहां ये प्रैक्टिस जो है फॉलो करी जाती थी। तो ही ट्राइड कि नहीं भाई नहीं होना चाहिए, बट घर वालों ने नहीं सुनी एंड इट वॉज टू लेट। तो उनके लिए ये मुद्दा थोड़ा पर्सनल भी है। तो सती की जो लड़ाई है ना, सती के नाम के साथ अगर सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है राजा राम मोहन रॉय का। तो राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजों को भी अलाइन करेंगे और लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा एक एक्ट पास कराएंगे, एक रेगुलेशन पास कराएंगे, विच इज योर 1829 का रेगुलेशन 17। तो 1829 में एक रेगुलेशन आएगा, दिस इज 17th रेगुलेशन एंड दिस इज रेगुलेशन फॉर सती। तो सती यहां पर बैन कर दिया जाएगा कि हाँ भाई ऑफिशियली सरकार के हिसाब से सती करना क्राइम है। तो पहला जो है यू कैन से बड़ी विक्ट्री भी है, राजा राम मोहन रॉय का इंपैक्ट भी देखने को मिलता है कि 1830 तक आते आते राजा राम मोहन रॉय ने सती बैन करवा दिया। उसके ऊपर एक लेजिस्लेटिव एक्ट करवा दिया सरकार द्वारा बेंटिक को परसुएट करके कि हाँ भाई 1829 सती, रेगुलेशन ऑफ सती हो गया। बड़ी जीत, बड़ी जीत। नाउ इसके बाद जो है महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें अगला बड़ा दौर नजर आता है 1850s का। राइट, इसे 1850s लिख रहा हूं आगे पीछे, 1850s के दौर में काफी सारी चीजें हुई हैं। 1850s में सबसे पहली बात जो हम लिखना चाहेंगे कि जो बड़े रिफॉर्मर यहां पे एक्टिव हैं वो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मैं ICV लिख लेता हूं फॉर टाइमलाइन। राइट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इनकी मेहनत की वजह से 1856 में तो दो एलिमेंट हैं इस एरिया में, एक वुमेन एजुकेशन और दूसरा विडो रिमैरेज। तो 1856 में वी विल हैव विडो रिमैरेज एक्ट कि महिलाएं जो विडो हैं उनकी जो शादी है वो लीगल है। तो विडो रिमैरेज एक्ट ऑफ 1856 बिकॉज ऑफ अगेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो दो चीजों पे काम कर रहे हैं, मेनली वुमेन रिफॉर्मर हैं और दो चीजों पे काम कर रहे हैं, एक है विडो रिमैरेज एक्ट और दूसरा है फीमेल एडुकेशन। राइट, अब यहीं पे जो है 1854 में वी हैव, पहले अच्छा विडो रिमैरेज कंप्लीट कर देते हैं, देन विल कम बैक टू दिस। तो विडो रिमैरेज इसी दौर में हमें ये भी दिखाई देगा, स्पेशली महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में जो है विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने जिन्हें शुरू किया है विडो रिमैरेज एसोसिएशन, दिस इज 1850s प्लस 1852 में 1852 में यही महाराष्ट्र एरिया में ही, राइट, महाराष्ट्र को आप हाईलाइट कर सकते हो। राइट, हम बात महाराष्ट्र एरिया की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे रिफॉर्मर्स हैं यहाँ पे। तो हमें दिखाई देंगे करसन दास मूलजी जो कि विडो रिमैरेज पे काम करेंगे। राइट, विडो रिमैरेज को प्रमोट करेंगे। प्लस यहीं पे ऐड करते हैं वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं थोड़ा सा। तो वुमेन एजुकेशन तो 1854 में आता है वुड डिस्पैच, दिस इज 1854 वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच में बात करी गई है कि भाई फीमेल एजुकेशन पे भी काम करिए, फीमेल एजुकेशन पे खर्चा करिए। राइट, है ना, फीमेल एजुकेशन। और यहां पर इसी दौर में हमें दिखाई देंगे एक बड़े कंट्रीब्यूटर J.E.D. बेथ्यून। तो इसी के बाद J.E.D. बेथ्यून, खाली बेथ्यून लिख लो, बेथ्यून विल कम एंड ही विल एस्टैब्लिश अ लॉट ऑफ फीमेल स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल्स। और इन बहुत सारे स्कूलों के साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एसोसिएटेड है एज अ सेक्रेटरी। तो ये जो 1850 का दौर है जहां से हम बेसिकली कहानी शुरू करना चाहते थे, तो कुछ चीजें उसके पहले ही हो चुकी हैं, बट 1850 के दौर में हमें दिखाई देगा कि विडो रिमैरेज पे भी काफी ज्यादा चोट है, प्लस फीमेल एजुकेशन के ऊपर भी काफी काम किया जा रहा है। राइट, ओके। इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ
इसी 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 ट्रेंड के आगे एक और चीज लिख देते हैं। 1893 में कर्वे 1893 कर्वे will establish widow's home at Pune plus he will also marry a widow। राइट है ना, इस तरह से इन्होंने एक एग्जाम्पल भी क्रिएट किया है कि हाँ भाई विडोज के लिए कितना काम हो रहा है। राइट, तो एक ट्रेंड हम डेफिनेटली विडो रिमैरेज पे देख रहे हैं। उसके साथ साथ चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो 1872 1872 नाउ दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ ब्रह्मो समाज, जिस समय केशव चंद्र सेन वगैरह भी हैं। अगर मैंने कहा था कि हाँ अगला चैप्टर पढ़ने के बाद वापस इस पे आना है, सो दैट आप इन सब लोगों को पहचानने लगें और ये बातें फिर समझ में आए। राइट है ना, बट ये भी समझना है ताकि वो समझ में आए, तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, तो प्लीज समझिएगा इस बात को। तो 1872 वी विल हैव अ सिविल मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट। और इस एक्ट के तहत जो महिलाएं हैं, गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स की जो उम्र होनी चाहिए मिनिमम 14 और बॉयज की उम्र मिनिमम 18, ऐसा कह दिया गया है। हमें लगेगा ये तो अच्छा एक्ट आ गया भाई कि गर्ल्स की 14 और जो है बॉयज की 18, बट ये जो 72 का एक्ट है दिस इज एप्लीकेबल फॉर लेट्स से ब्रह्मो समाज, ये एप्लीकेबल फॉर दोस्त जो अपना मेन धर्म छोड़ चुके हैं। तो दिस इज टेक्निकली, ये बड़े दुख की बात है कि दिस इज टेक्निकली नॉट एप्लीकेबल फॉर हिंदूज, नॉट एप्लीकेबल फॉर मुस्लिम्स। तो जो इस्टेब्लिश धर्म है उन पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो क्या ही काम है। आप धर्म छोड़ के अगर आप शादी कर रहे हैं तब आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल ही नहीं है। तो सिविल मैरिज एक्ट 1872 अच्छी शुरुआत, बट क्या कारगर होगी? नहीं, कारगर तो नहीं होगी। राइट, अब यहीं पे एक और एक्ट आ रहा है 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एक भाई कंसेंट जरूरी है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। राइट, जिसमें कहा जाएगा कि महिला की जो है, गर्ल की जो उम्र है वो कम से कम 12 साल तो होनी ही चाहिए। गर्ल की उम्र कम से कम 12 साल तो होनी ही चाहिए। राइट, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। 1891 के पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसकी बात करते हैं, विच इज कॉल्ड एज रुक्माबाई केस। रुक्माबाई केस। राइट, अच्छा ये टाइम पे देखो तो हम काफी आगे पहुंच गए। राइट, हमने 1857 से कहानी शुरू करी है, 1890 समवेयर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी जो है एक्टिव होने लगेगा। यहां पे हम लोग सोशल रिफॉर्म शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, बट 1890s तक आते आते थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी एक्टिव होने लगेगा। चलिए पहले यहां तक की कहानी गढ़ देते हैं और पहुंचते हैं फिर रुक्माबाई केस पे। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं सती की। तो हमने सती की बात करी कि राजा राम मोहन रॉय, ही इज द वन हु लेड। उसके पहले पोर्चुगीज, डच, इन सब लोगों ने अपने एरियाज में बंद कर दिया था सती। अकबर ने भी एक ऑर्डर इशू किया था 82 में कि हाँ सती नहीं होना चाहिए, बट विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय फाइनली बंगाल प्रेसिडेंसी में 1829 में ये 17वां रेगुलेशन आया 1829, जो कि बाकी जो है जो रेजिडेंसीज हैं मद्रास और बॉम्बे, इन लेटर वहां पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। प्लस तो सती हमने बैन किया। फिर हम बात कर रहे थे प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, हमने बात करी 1795 1804। मेनली अफेक्टेड अगर कम्युनिटी है अपर क्लास बंगाली और राजपूत। राइट, आगे जाके एक और एक्ट आएगा 1870 में, जिसमें होगा कि भाई आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर किसी बेटी का जन्म होता है तो रजिस्टर कराइए और कुछ साल बाद आके वेरीफाई भी कराइए कि हाँ वो जीवित है। राइट, प्लस विडो रिमैरेज की हम बात कर रहे थे, तो हमने बात करी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, हमने बात करी विडो रिमैरेज एक्ट एंड ऑल की। राइट, कहानी दिस इज ही जो है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राइट, विडो रिमैरेज एसोसिएशन करवे वगैरह की हमने बात कर ली है। राइट, कहानी और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे चाइल्ड मैरिज की, तो 1872। अब यहाँ पे नाम आता है BM मालाबारी। अब बात करते हैं रुक्माबाई केस की। राइट, रुक्माबाई केस नो रुक्माबाई केस जो है, होता यह है कि एक इनकी रुक्माबाई जी की बहुत ही कम उम्र में शादी करा दी गई थी। राइट है ना, कम उम्र में शादी करा दी गई थी। और फिर जब उनके हस्बैंड जो हैं,
राइट। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही क्लेम्स, ही वांटेड कि भाई अगर लड़की आ जाएगी, है ना, जो है रुक्माबाई आ जाएंगी घर में, तो क्या होगा, उनके साथ पैसा वैसा भी आएगा। तो ही वांटेड टू क्लेम कि हाँ भाई रुक्माबाई जी को अब ससुराल भेज दिया जाए, हमारे पास भेज दिया जाए, ऐसा बोल रहा है वो। राइट। तब रुक्माबाई ने कहा नहीं, अब वो बड़ी हो गई थी, पढ़ाई कर रही थी। राइट। तो शी सेड कि नो, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इस शादी से ऐतराज है। राइट, मुझे इसमें नहीं जानना। एंड ऑन दी अदर हैंड हस्बैंड वॉज क्लेमिंग, है ना, जो है हस्बैंड वॉज क्लेमिंग कि भाई नहीं, हमें रुक्माबाई जी को भेज दिया जाए। और हस्बैंड ने उठा के क्या कर दिया, केस कर दिया। राइट। हस्बैंड ने उठा के केस कर दिया कि भाई जो है तो दादाजी बीकाजी नाम है इनके हस्बैंड का। तो क्या है, तो रुक्माबाई तो 11 साल की कुछ उम्र में शादी करा दी गई थी। बट लेटर ऑन व्हेन ही आस्क्ड कि आपको आना है, तो यहाँ पे केस चला। जब केस चला तो इनिशियली जज ने कहा कि भाई अरे तो बच्ची थी। राइट। दिस वाज हेल्पलेस इन्फेंसी, और उस समय की शादी को एप्लीकेबल नहीं माना जा सकता। बट यहाँ पे लोग बट गए। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग तिलक, दे वर लाइक कि हाँ भाई अंग्रेज कौन होते हैं, हमारी जो जो संस्कृति है उसमें इंटरफेयर करने वाले, तो दे शुड नॉट से एनीथिंग। राइट। तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल दो तरफा लड़ाई हो गई, बड़ा मुद्दा हो गया, न्यूज़पेपर में छपने लग गया। राइट। कमिटीज बनने लग गई कि हाँ भाई जो है एक रुक्माबाई डिफेंस कमेटी बनी, और वो रुक्माबाई का केस लड़ रही। राइट। और यहाँ पे इस कमेटी में बड़ा नाम आता है BM मालाबारी जी का। तो BM मालाबारी अ डिफेंस कमिटी, राइट, इन्होंने डिफेंस कमिटी बनाई, एंड नाउ ही गॉट फंड्स एंड ऑल, एंड ही इज फाइटिंग द केस। प्लस अब ये जो केस है, ये न्यूज़पेपर्स में डिस्कस होने लगा कि तिलक ये कह रहे हैं, वो लीडर ये कह रहे हैं। राइट। जज ने ये ऐसा कह दिया है, रुक्माबाई ने कहा है कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। राइट। ये केस वापस हुआ। राइट। तो इनिशियली फेवर में आ गया, बट 1887 तक आते आते ये मुद्दा इतना आगे बढ़ गया कि हाँ इस बार जो जज थे उन्होंने कहा कि भाई उनको अपने हस्बैंड के साथ जाके रहना पड़ेगा, वरना फिर सजा होगी। तो रुक्माबाई ने कहा क्या सजा होगी, उन्होंने कहा आपको जेल जाना पड़ेगा। तो रुक्माबाई ने कहा मैं जेल चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप मुझे जेल भेज दीजिए। शी इज एन एजुकेटेड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। राइट। शी अंडरस्टैंड्स कि हाँ उनको अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एंड वो लड़ी है। राइट। तो रुक्माबाई, शी इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर वी हैड इन आवर कंट्री। तो रुक्माबाई फॉट दिस कि हाँ भाई ठीक है, आप मुझे जेल भेज दीजिए। एंड ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि ब्रिटेन में डिस्कस होने लगा, ब्रिटेन में जो है ये न्यूज़पेपर का हिस्सा बनने लगा। और जब ये क्वीन विक्टोरिया की जो है तक बात पहुंची, तो वी डोंट नो द रियल यू कैन से दी इंटरफेरेंस और बेसिकली हाउ शी डिड, कि हाँ क्वीन विक्टोरिया ने एग्जैक्टली कैसे किया। बट इस केस को जो है साइडलाइन कर दिया गया, आर्बिट्रेशन हुआ, और दादा भाई बीकाजी को मना कर दिया गया कि हाँ भाई ऐसा नहीं होगा। तो फाइनली रुक्माबाई गॉट हर राइट कि हाँ भाई वो वापस नहीं जाने वाली है। तो दिस इज अ बिग इवेंट। राइट। कि हाँ एक महिला ने अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ी है। राइट। है ना, कि हाँ भाई हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। आपने बचपन में शादी करा दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। एंड इसका इंपैक्ट फाइनली ये होगा कि वी विल हैव एज ऑफ कंसेंट एक्ट। राइट। कि हाँ भाई कंसेंट चाहिए, महिला का कंसेंट होना जरूरी है ना। और दैट इज द रीजन कि हाँ हम जो बात कर रहे थे अपनी टाइमलाइन को वापस आगे लेकर आते, तो हाँ जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया है 1891, ये इसी के बाद आया है बिकॉज ऑफ रुक्माबाई केस। ओके, सो नाउ एज ऑफ कंसेंट एक्ट। अब इसके बाद देयर विल बी मोर ऑर्गेनाइजेशंस कमिंग इन, जैसे कि जो है आपकी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस एंड ऑल। राइट। एंड विल हैव मोर एक्ट्स। तो 1929 में एक और एक्ट आएगा, शारदा एक्ट, विच इज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ये भी लिख लेते हैं। तो लेटर ऑन वी विल हैव वन मोर एक्ट 1929 विच इज शारदा एक्ट, नॉट शारदा, शारदा एक्ट। और एज पर शारदा एक्ट जो है, ये जो उम्र है शादी की, ये बढ़ा दी जाएगी। और इसमें होगा कि जो महिलाएं हैं वो कम से कम 14 साल की होनी चाहिए, गर्ल 14 साल की, और बॉय कम से कम 18 साल का। राइट। यही लेटर ऑन 1978 में देयर विल बी वन मोर एक्ट, 1978 का एक्ट है आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट। अगेन इसका अमेंडमेंट है, इसमें गर्ल की उम्र 18 और बॉय की उम्र 21 कर दी जाएगी। या सो दिस इज दी एक्ट। चलिए, तो जो है कहानी और आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे रुक्माबाई केस की, हमने बात करें उसके रिपरकशंस की। ओके, सो नाउ एजुकेशन ऑफ वुमेन हम अगर समझें, तो एजुकेशन ऑफ वुमेन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 1850 का दौर था।
राइट, है ना, 1850 का दौर। एंड देयर ही इज J.E.D. Bethune, ही इज J.E.D. Bethune, ड्रिंक वाटर, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर, Bethune। और इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने फीमेल एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम किया है। इनफैक्ट ही वाज आल्सो सपोर्टेड बाय डलहौजी। तो उस समय डलहौजी हुआ करते थे, 1850 का दौर था, तो डलहौजी इनफैक्ट फीमेल एजुकेशन को लेके काफी सीरियस थे और फीमेल एजुकेशन के लिए उन्होंने अपनी ही जेब से पैसे कंट्रीब्यूट किए थे। तो ये हो गए। देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दे आर द वन हु आर लीडिंग दिस होल इनिशियल बैटल, राइट। प्लस दो नाम और आते हैं, एक आता है जगन्नाथ शंकर सेठ जी का और भाऊ दाऊ जी का, राइट। अगेन जो है आप जितने भी याद कर सके, इनफैक्ट अभी फोकस करिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बेथ्यून पे, राइट। तो यस, तो देयर आर मोर कंट्रीब्यूटर्स टू दिस, बट देन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन एजुकेशन फॉर वुमेन इज ज्योतिबा फूले, इनफैक्ट उनकी वाइफ सावित्री बाई फूले, राइट। सावित्री बाई फूले इज आवर फर्स्ट जो है फीमेल टीचर इन इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो यहां पे अगर आप देखिए तो ज्योतिबा फूले इज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने बेसिकली लोअर कास्ट मूवमेंट में काम किया। यहां पे अभी हम दोबारा नाम लेंगे उनका लोअर कास्ट मूवमेंट्स में और मौका मिलने पे टाइमलाइन बनाएंगे हम ज्योतिराव फूले की। तो ज्योतिबा फूले ने शुरू किया है सत्यशोधक समाज, राइट। महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, लो कास्ट को बिलोंग करते हैं और उन्होंने जिंदगी जी है, माली कास्ट को बिलोंग करते हैं वो, राइट। एंड ही अंडरस्टैंड्स द होल ऑपरेशन एंड ऑल, और उनको किसी का डर नहीं है, राइट। उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, है ना, क्यों कहेंगे, एटसेट्रा। उनको जो सही लगता है वो अपनी लड़ाई करेंगे। तो उन्होंने किताब लिखी है गुलामगिरी, राइट, वेरी वेरी फेमस बुक। प्लस उनका जो समाज है सत्यशोधक समाज, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो फिलहाल उनकी हम बाद में बात करेंगे, बट ही हैज ऑल्सो एंश्योर्ड कि जो उनकी वाइफ है सावित्रीबाई फूले वो पढ़ाई करें, राइट। और वो पढ़कर सावित्रीबाई फूले शी विल स्टार्ट टीचिंग एज वेल। तो 1848, अगेन 1850s की बात हम कर रहे थे, तो वहां पे वी कैन ऐड वन मोर नेम इज सावित्रीबाई फूले। 1848 लिख लीजिए या 1850s रहने दीजिए, सावित्रीबाई फूले। तो सावित्रीबाई फूले विल रियलाइज कि हाँ जो है ही अलोंग विद हर हस्बैंड, लेट अस टेक द टाइमलाइन अहेड, अलोंग विद हर हस्बैंड दे आर द वन हु स्टार्टेड द स्कूल। अपना जो है उन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल वगैरह ओपन कर दिया है, राइट, स्कूल वगैरह ओपन कर दिया है। और यहाँ पे फीमेल स्कूल है ये, दिस इज फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर, राइट, दिस इज अ फीमेल स्कूल। ऐसा नहीं कि हाँ खाली स्कूल ओपन कर दिया है ना, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। और स्पेशली इस गांव में, इस एरिया में जो है महिला एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन वाज नॉट सपोर्टेड, राइट। लोग इस चीज के खिलाफ थे कि हाँ महिलाओं को पढ़ाया जाए, बच्चियों को पढ़ाया जाए। और यहाँ पे अपना स्कूल खोला उन्होंने कि जिसको जो करना है करे, राइट। वी विल कंटिन्यू विद दिस, या ओके। सो खैर, तो जो है बात करिए हमने सावित्रीबाई फूले की। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और एग्जांपल्स हैं, अगेन आप चाहें तो लिख लें टाइमलाइन पे, अदरवाइज ध्यान रखें खाली कि हाँ देयर इज अलेक्जेंड्रा सोसाइटी ऑफ पारसीज, राइट, जिसमें पारसी गर्ल्स की जो है पढ़ाने की बात हुई। देन कॉर्नेलियस सौरभ जी, अगेन फॉर एमसीक्यूज, फैक्चुअल पॉइंट है, फैक्चुअल ट्रिविया है कि हाँ भाई जो है ये पहली वुमेन ग्रेजुएट है हमारी, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट कॉर्नेलिया सौरभ जी, राइट। कॉर्नेलिया सौरभ जी यहाँ बैठी हुई है, कॉर्नेलिया सौरभ जी, शी इज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट। और फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट अगर आप देखिए, ईयर देखो जरा एक बारी, ईयर आपको नजर आ रहा है 1887 में जाके आपको बॉम्बे से ग्रेजुएट, एक महिला ग्रेजुएट होती हुई दिख रही है। आप कहेंगे सर क्या हो गया, हम तो गुलाम थे उस समय। हाँ, तो रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है कि 1827 तक आते आते, 1830 तक आते आते वी हैड एल्फिंस्टन कॉलेज इन बॉम्बे, राइट। ऐसा नहीं कॉलेज नहीं था, कॉलेज 50-60 साल पहले से है, राइट। यहां पे जो महिला पहली ग्रेजुएट होकर निकल रही है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, दैट इज इन 1887। इट इज टू लेट एंड दिस शोज कि हमारी सोसाइटी उस समय क्या थी, राइट। कि यहाँ पे 60 साल बाद पहली अगर वुमेन ग्रेजुएट जो है होके निकल रही है, तो हाँ थोड़ा शर्म की बात है कि हाँ हमारी सोसाइटी वुमेन एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ हुआ करती थी। बाकी हमने बात करी थी जो है लॉर्ड डलहौजी की बात करी थी हमने, चार्ल्स वुड डिस्पैच की, ये ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके। ओके।
इसके अलावा वुमेन्स मेडिकल सर्विस जो है आपकी शुरू हो रही है 1914 में। तो चलिए एक और टाइमलाइन बनाते हैं। वुमेन्स मेडिकल सर्विस हमें दिख रही है, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी दिख रही है, तो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक टाइमलाइन जो हमारी सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की बात करती है, राइट। एक हमने बात करी एक्ट्स वगैरह की, इन जनरल मैक्रो डिस्कशंस की बात करी। एक टाइमलाइन छोटी सी और बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस कमिंग इन, इनिशिएटिव्स कमिंग इन। तो हमें दिख रहा है कि 1914, थोड़ा आगे लिखिएगा, 1914 वी आर टॉकिंग अबाउट 1914 तक वुमेन्स मेडिकल सर्विस आ रही है। अब आप कहेंगे है क्या ये वुमेन्स मेडिकल सर्विस? यहां पे नर्सेज वगैरह को ट्रेन किया जाएगा, राइट, वुमेन्स मेडिकल सर्विसेज। देन हम बात कर रहे थे कि भाई पहली वुमेन यूनिवर्सिटी, राइट, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी हमको देखने को मिल रही है, दिस इज इन 1916। बाय 1916 वी हैव इंडियाज वुमेन यूनिवर्सिटी। राइट, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी। दिस इज इन बॉम्बे एंड इनिशिएटिव ऑफ अगेन कर्वे जी, राइट, है ना, अगेन जो है डीके कर्वे जी का इनिशिएशन है कि हाँ भाई नाउ वी हैव वुमेन यूनिवर्सिटी एज वेल, राइट। प्लस लेडी हार्डिंगे कॉलेज भी आ चुका है, तो अगेन दिस इज सेम ईयर, लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज, दिस इज एट दिल्ली, लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज एट दिल्ली, राइट, लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज, दिस इज एट दिल्ली, राइट। और जो है हमें नजर आएगा कि हाँ भाई 1914 तक आते आते हमें थोड़ा सा एडवांस चीजें दिख रही, हमें दिख रहा है अच्छा वुमेन्स मेडिकल सर्विसेज, हमें दिख रहा है अच्छा एक टाइम था, अभी 87 में हम बात कर रहे थे कि पहली वुमेन ग्रेजुएट हुई है, बट 87 से दूर आते आते आप देखिए तो चीजें थोड़ा ग्रो कर गई हैं, राइट, है ना, कि नाउ प्रॉपर एक वुमेन यूनिवर्सिटी आ चुकी है, एक हार्डिंगे कॉलेज मेडिकल कॉलेज आ चुका है, लेडी हार्डिंगे, एक वुमेन्स मेडिकल सर्विसेज ऑलरेडी चल रही है, राइट। सो नाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड टू ग्रो, राइट, है ना। यहां समझिए आप डफरिन हॉस्पिटल्स, अगेन 1880s की बात है कि नाउ डफरिन हॉस्पिटल इन 1880s, वी कैन ऐड दिस जो है बिकॉज इट्स अबाउट डफरिन। तो हाँ, तो 1880s के दौर में डफरिन हॉस्पिटल, इवन सरकार कोशिश कर रही है कि महिलाओं को स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, राइट। 1880s का दौर जो है वो एक्चुअली पंडिता रमाबाई जी का भी है, शी इज मोर एक्टिव ओवर हियर, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे पंडिता रमाबाई जी की, बट जो है 1880s, तो पंडिता रमाबाई, एमजी रानाडे, दीज आर द मेन लीडर्स एट दिस स्पॉट। ओके, खैर तो हम समझें, तो नाउ सो ओवरऑल इफ यू सी फ्रॉम हियर, इनफैक्ट यहीं से हम वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की बात भी शुरू कर सकते हैं, राइट, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो नाउ तो 1910 में आते आते, अभी हम बात कर रहे हैं पंडिता रमाबाई जी की, अगेन फिर से बोलता हूं मैं कि हाँ 1910 में हमें एक पहली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो ग्रोथ है, इवोल्यूशन है, कि पहले एक महिला है जो क्रांतिकारी है या फिर रिबेल है और वो पढ़ाना शुरू कर रही है जैसे कि सावित्रीबाई फुले, बट उसके 50-60 साल बाद now we have women's organization coming in, now women is getting more powerful। तो by 1900 ये पावर थोड़ा सा एविडेंट होने लगेगी। तो 1910 में, इस टाइमलाइन को थोड़ा सा और आगे लेते हैं, राइट, और उसी में बाकी बातें भी इंक्लूड कर देंगे। 1910 में what we will observe is we have भारत स्त्री महामंडल 1910, भारत स्त्री, और यही सब ट्रिविया हैं, एक बार देख लोगे तो अब ये सब आइडियाज मेन स्केल भी आपको हेल्प करेंगे, आपको इवोल्यूशन दिखने लगेगा, प्लस प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जाएगा तो ये दिख जाएगा, एक ही पेज पे सब क्लियर हो जाएगा। तो भारत स्त्री महामंडल, तो भारत स्त्री महामंडल दिस इज बाय सरला देवी चौधरानी। तो अब एक प्रॉपर ऑर्ग हमको नजर आ रहा है, सरला देवी चौधरानी। इनफैक्ट दो लीडर्स की और बात करते हैं इसके पहले, हमको दिखाई देगा 1904 में 1904
1904 we have Pandita Ramabai. Yeah, sorry. We have Ramabai Ranade. ये Ramabai Ranade is wife of MG Ranade. Right, wife of MG Ranade, and after the death of MG Ranade, she is the one who is leading all these women initiatives. राइट तो 1904 में हमें जो है रामबाई रानाडे जी का लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस दिखाई देगा, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। प्लस आगे जाके 1910 तक आते आते शी विल आल्सो स्टार्ट सेवा सदन। राइट, आगे जाके आप सेवा सदन भी लिख सकते हैं। तो लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, तो एक्चुअली एमजी रानाडे जी का एक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है, ये उसी के एक ब्रांच मान लीजिए, उसी का हिस्सा मान लीजिए, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। इनफैक्ट और पीछे पंडिता रामाबाई, तो लेट्स कंप्लीट द डिस्कशन। तो पंडिता रामाबाई हैज स्टार्टेड आर्य महिला समाज, रफली आप ये मान सकते हैं। बाय द वे रामाबाई जी के साथ एक और नाम आप लिख सकते हैं, हुजूर पग। दीज आर अगेन गर्ल्स स्कूल। तो अगेन जब हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी बातें और क्लियर होंगी। बट 80s का दौर जो है वो पंडिता रामाबाई जी का है। 1882 आर्य महिला समाज, 1890, 1904, 1915 तक जो दौर है वो रामाबाई रानाडे जी का है। राइट, रामाबाई रानाडे जी सेवा सदन शुरू किया है महिलाओं के लिए, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस है, हुजूर पग है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर इनिशिएटिव्स बाय रामाबाई रानाडे। शी इज द वाइफ ऑफ एमजी रानाडे। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि महिलाएं भी बड़ी बड़ी सोशल रिफॉर्मर महिलाएं खुद बन के आ रही हैं। प्लस नाउ देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस कमिंग इन, जैसे कि भारत स्त्री महामंडल। राइट, और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं यहां पे। भारत स्त्री महामंडल की हमने बात करी। दूसरी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं विच इज 1925 नेशनल वुमेन 1925 दिस इज नेशनल वुमेन National Council of Women, National Council of Women। Now National Council of Women, यहां पे अगर हम जो है फाउंडर की बात करें तो मेन जो फाउंडर है वो है मेहरीबाई टाटा, एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। प्लस देयर आर मोर लीडर्स। लेट अस गो टू दिस साइड। राइट, तो हम बात कर रहे हैं लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की हमने बात करी, आर्य महिला समाज की हमने बात करी, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की हम बात कर रहे हैं कि 1925 में वी हैव वन नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। मेहरीबाई टाटा इज द मेन फाउंडर, बट यहां पे देखिए कॉर्नेलिया सरबजी भी हैं। राइट, प्लस दूसरा नाम है महारानी सुचारू देवी। शी इज डॉटर ऑफ केशव चंद्र सेन। राइट, केशव चंद्र सेन अगेन बहुत बड़े लीडर हैं आफ्टर राजा राम मोहन रॉय। राइट, तो या तो उनकी डॉटर है महारानी सुचारू देवी, बट कहा जाता है कि ये थोड़ा सा रिच साइड, अपर क्लास स्टाइल में जो है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे। राइट है ना, टाटा जी का नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन को। बट एक और बॉडी है which is very effective body, the most important body you can say is All India Women's Conference 1927, All India Women's Conference, All India Women's Conference। राइट, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। तो नाउ ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो यहां पे फाउंडर है मार्गरेट कजिन्स, और उनके साथ बहुत सारे और भी नाम जुड़े हुए हैं। एंड दे डिड सो मच रिफॉर्म। इनफैक्ट जो हम 1929 के शारदा एक्ट की बात कर रहे थे, शारदा एक्ट, वो उन्हीं के इनिशिएटिव्स की वजह से है। प्लस देयर विल बी लॉट मेनी एक्ट्स बिकॉज ऑफ दिस बॉडी। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बाय मार्गरेट कजिन्स। नाउ इफ यू सी तो हाँ, दे बिलीव इन इगैलिटेरियन अप्रोच। दे बिलीव कि हाँ जो ह्यूमनिज्म की हम बात कर रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे, दिस इज समथिंग जो हमें यहाँ पे नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप मेंबर्स देखिए तो मेंबर्स में आपको सरोजिनी नायडू भी दिखाई दे रही है, सरोजिनी नायडू। नाउ सरोजिनी नायडू इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्लस आगे जाके वो यूपी की गवर्नर भी है।
राइट, महिला गवर्नर यूपी की, राइट, इंपॉर्टेंट। तो सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू भी है यहाँ पे, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी है यहाँ पे, एंड दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। हम लोग बात करते हैं शारदा आया की, दे विल गेट हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, मैरिज पे, डिवोर्स पे, एडॉप्शन पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस काउंसिल, दिस कॉन्फ्रेंस, दिस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकली, ये कॉन्फ्रेंस जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी और हमें काफ़ी आगे तक, इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट हमें 1976 तक दिखाई देगा, जहां पे दे आर गेटिंग इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, राइट, कि हाँ भाई सेम सैलरी मिलनी चाहिए। एक और कंट्रीब्यूशन आप नोट कर सकते हैं, इज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961। तो 1961 का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वो भी इस संस्था को आप जो है डिवोट कर सकते हैं। ये जो संस्था है, इसने बहुत सारे इस तरह के एक्ट, इस तरह के सोशल रिफॉर्म्स हमें ना ही आज़ादी के पहले बल्कि आज़ादी के बाद भी कंट्रीब्यूट किए। तो ये सारी बातें थी जो है महिलाओं के बारे में। हमने बात करी ओवरऑल जो है सरकार के रिफॉर्म्स के द्वारा, हमने बात करी कि किस तरह हमारी महिलाएं रिफॉर्मर्स क्रिएट हुई, जैसे कि सावित्रीबाई फुले, जैसे पंडिता रामाबाई, जैसे रामाबाई रानाडे। और फिर हमने लास्ट बात करी, हमने डिस्कशन किया कि हाँ देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस कमिंग इन, राइट। पहले महिलाएं दिख रही हैं हमको, इंडिविजुअल महिलाएं, बट फिर हमें ऑर्गेनाइजेशनल इंपैक्ट नजर आ रहे हैं कि भारत स्त्री महामंडल है, तो इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी आ रही है, लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज आ रहा है, फिर एक नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन बन चुकी है जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन का हिस्सा है, और फिर फाइनली एक ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बाय मार्गारेट कजिन्स, राइट, ये हमें बॉडी नजर आ रही है। एंड नाउ वी कैन रियलाइज, वी कैन अंडरस्टैंड कि बाय 1920s जो वुमेन है वो भी काफी हद तक, है ना, बहुत अच्छे हद तक जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है उसका बड़ा हिस्सा बन चुकी होगी, राइट। इसके पीछे वाली टाइमलाइन में एक बार क्विक व्यू जो है अगर हम लें, तो यहाँ पे हमने समझा कि हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम जो ब्रिटिशर्स के रिफॉर्म थे कि हाँ बंगाल रेगुलेशन, तो सती रेगुलेशन, तो विडो रिमैरिज एक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड आर सोशल रिफॉर्मर्स, हमने इनिशियल डिस्कशन इनके बारे में किया। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, रुकमाबाई केस और शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, ये डिस्कशन 70s से 90s तक काफी पॉपुलर रहा है। तो ये हमने बात करी वुमेन के बारे में। आखिरी मुद्दा उठाते हैं, लास्ट इज अबाउट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, राइट, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन लास्ट डिस्कशन करते हैं। नाउ हाउ टू अप्रोच दिस टॉपिक, राइट, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। देखो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि क्यों हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं। सेग्रीगेट करने का फायदा ये होगा कि कल को जब आपको मेंस वगैरह में भी आंसर लिखना होगा तो इट विल बी लाइक सुपर हेल्पफुल। अगर ये ब्रॉड कैटेगरीज माइंड में है कि हाँ ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, देन आप उस कैटेगरी में जाके उसको हेडिंग बना सकते हैं एंड दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर आंसर बॉडी, राइट। तो इस तरह की हेडिंग्स मिल जाएंगी, आगे एक्सप्लेन तो कर लोगे, राइट। थोड़ा फैक्ट्स डाल दिया, बाकी कहानी लिख दी, आंसर बन जाएगा बढ़िया। तो खैर कहानी पे आते हैं और बात करते हैं लोअर कास्ट मूवमेंट की, राइट, स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। देखो ये जो एक्सप्लॉयटेशन का जो रूट है, राइट, रूट है हमारी वैदिक अंडरस्टैंडिंग, राइट, या फिर आप कह लीजिए वेदों में वर्ण की बात करी गई है ना। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कि हाँ भाई, है ना, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, उनका जिक्र है, राइट। उसमें शूद्र को जो है सबसे नीचे रखा गया है और वहां से इस चीज को क्या है लेजिटिमाइज कर दिया गया है कि सोसाइटी में 4 वर्ण होते हैं। तो सोसाइटी में 4 वर्ण है, सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र है। और इनको ये बाय बर्थ ही डिफाइन हो गया। इनिशियली क्या था कि इनिशियली ये ऑक्यूपेशन पे होता था कि कौन जो काम कर रहा है, बट लेटर ऑन ऑक्यूपेशन का क्राइटेरिया चला गया एंड इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ। इट ऑल्सो डिफाइंस कि हाँ कौन पूजा पाठ कर सकता है, कौन पूजा पाठ नहीं कर सकता है। तो रिचुअल प्योरिटी भी कि हाँ भाई आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं, राइट, है ना, ये सारी चीजें आपको अलाउड नहीं है। और जो जितना ऊपर है उसको उतनी सारी चीजें अलाउड है। ब्राह्मण वेद पढ़ भी सकते हैं, प्रीच भी कर सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, राइट। अगेन जो है मैं वेदों की बात कर रहा हूं, वेदों में ऋग्वेद में ऐसा मेंशन है, राइट। शूद्र, तो शूद्र की पोजीशन हम समझे तो यहीं से जो है इसको कहा गया है कि इसका काम है बाकी लोगों को सर्व करना। तो दिस इज कि हाँ जो भी मीनियल जॉब्स है, बाकी लोगों की सर्विस जो है वो शूद्रास के पास आ जाती है। प्लस इसके नीचे एक और एंटिटी क्रिएट होती है विच इज अनटचेबल्स, जो शूद्र से भी ज्यादा जो है जिनकी स्थिति खराब है। जैसे कि एक नाम यहां पे लिया जाता है चांडाल्स, राइट, जिनकी परछाई भी आपको पॉल्यूट कर सकती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा। इस तरह की गलत प्रैक्टिस है, यही तो बात कर रहे हैं, इस तरह की गलत प्रैक्टिस, गलत भावनाएं,
राइट। तो शूद्रास एंड अनटचेबल्स, तो क्या ये सोचो एंशिएंट इंडिया की बात, क्या ये मॉडर्न इंडिया तक पहुंच गई है? हाँ भाई, ये मॉडर्न इंडिया तक, ये तो आज तक पहुंच गई है। राइट। अभी एक सीरीज आई थी जो है आई थिंक दहाड़ नाम है, सोनाक्षी जो है उसमें, एंड उसमें जो है शी इज अ पुलिस मैन, राइट, है ना, जो है जो साक्षी सिन्हा है, सॉरी सोनाक्षी सिन्हा, राइट, सोनाक्षी सिन्हा जो है पुलिस मैन है। एंड उसमें जैसे ही वो रूम में एंटर करती, क्योंकि वो लो कास्ट है, तो एक पुलिस वाला है जो कि जो है अगरबत्ती जलाने लगता है कि हाँ भाई ये परछाई दूर करनी है, ये हवा पवित्र करनी है, तो अगरबत्ती से पवित्र हो जानी है। खैर, है ना। तो अगर ये हमें एक मॉडर्न सीरीज में, मॉडर्न थॉट्स में नजर आ रहा है, अगर ये रूरल एरियाज में अगर अभी भी ये प्रैक्टिसेस हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई जो है ना, ये थॉट प्रोसेस अभी कहीं गया नहीं है, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अभी भी चल रही है, यानी ये थॉट प्रोसेस अभी भी उतना ही हिट है, उतना ही एग्जिस्ट करता है, राइट। बट यस, चलिए समझते हैं इस बात को कि हाँ भाई यहाँ पे हमें बहुत सारे रिफॉर्मर्स नजर आएंगे, और ये रिफॉर्म किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस रिफॉर्म को टेक्निकली हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं कि हाउ टू अप्रोच दिस टॉपिक। मान लो अगर आपको आंसर लिखना हो, और स्पेक्ट्रम ने बड़ी खूबसूरती से इसको टेकअप किया है, इसीलिए जो है काफ़ी बातें जो है स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो जाती हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन की। और क्यों इसके खिलाफ मूवमेंट चालू हुआ, किस तरीके से जो है रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इसके खिलाफ हम किस तरीके से पहुंचे, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। इस बात को हम बांट सकते हैं मेनली 5 चीजों में। पहला है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल कि हाँ, अंग्रेजों की सरकार की वजह से भी जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन है, हम उसके खिलाफ जाने लगे, हमें बात समझ में आने लग गई, राइट। क्यों भाई, क्यों? पहली बात, ब्रिटिशर्स के रूल्स की वजह से जो अपर कास्ट है गांव में, अपर कास्ट रूरल एरियाज में, क्या वो भी गरीब हो गई? यस। जब वो गरीब होने लगी, उनकी जमीनें बिकने लग गई, राइट, तो जब वो जो है यू कैन से जब गरीबी हो गया, जब कोई ऐसा बहुत डिस्टिंक्शन रह ही नहीं गया, तो क्या ही एक्सप्लॉइट करेंगे? तो उस वजह से काफी एक्सप्लॉइटेशन कम होने लगा, क्योंकि जो अपर कास्ट है, स्पेशली गांव वगैरह में, राइट, है ना, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, इस रूल की वजह से, इस एग्रीकल्चरल पॉलिसी की वजह से कितना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, ये दूरियां थोड़ी सी कम हो गई। वहां पे एक चैलेंज आया, बट ऑफ कोर्स इससे पूरी तरह सॉल्व तो नहीं हो सकता। दूसरा, बाकी ब्रिटिश पॉलिसीज अगर आप समझिए, तो दे ऑल्सो टॉक अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन, कि भाई लॉ के सामने हर कोई बराबर है, तो एक ये फायदा हुआ। तीसरी बात, जो भर्ती वगैरह होने लग गई, फॉर एग्जांपल आर्मी में, तो आर्मी में हर कोई था, चाहे आप किसी भी जात के हो, तो अब उसमें हर कोई साथ में खा रहा है, साथ में रह रहा है, भले बुरा लगे अच्छा लगे जो भी है, बट साथ में रहने लगे, तो काफी दूरियां वहां पे मिटने लगी। प्लस ट्रांसपोर्ट में, कि जो ट्रेन का डब्बा है वो कोई कास्ट देख के थोड़े बनाया गया है, राइट, है ना, तुम भी यही लटके हुए हो, हम भी यही लटके हुए हैं, सब यही लटके हुए हैं, तो कैसे बंटवारा, कैसे जो है भेदभाव कर लोगे, राइट। कह रहे थे परछाई से दूर भागना है, और बगल में दोनों लोग ट्रेन में लटके हुए हैं, कोई खिड़की में लटका हुआ है, राइट, तो फिर जो है संभव नहीं है इस तरह का भेदभाव। तो हाँ, तो भाई जो है ट्रेन में, आर्मी में, तो बिकॉज ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल, राइट, लॉ के सामने हर कोई बराबर है, तो इस वजह से ब्रिटिश रूल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कास्ट की दूरियां कहीं ना कहीं चैलेंज होने लगी, थोड़ा सा कम होने लगी। सेकंड क्रेडिट जो हम देंगे, सेकंड क्रेडिट हम बात करेंगे कि भाई हमारे सोशल रिफॉर्मर्स आए और इन्होंने बात करी रैशनैलिटी की, राइट, है ना। तो भाई ये जो ब्रह्मो समाज है, आर्य समाज है, क्या ये सब इस कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है? हाँ भाई, आर्य समाज भी खिलाफ है, स्वामी विवेकानंद भी है, एंड देयर आर मेनी अदर्स जो इस तरह के जो है डिस्टिंक्शन के खिलाफ है। विवेकानंद, यस, बिल्कुल राइट, है ना, कि दे आर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि भाई इस तरह से आप किसी को ऊपर नीचे नहीं बांट सकते। तीसरा एलिमेंट जो यहां पे आता है, जिसको आप क्रेडिट दे सकते हैं, इज योर नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट, अब नेशनल मूवमेंट में अगेन सबसे पहला नाम आता है गांधी जी का। गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि अनटचेबिलिटी को भगाना है, अनटचेबिलिटी दूर करनी है, राइट, है ना, जो है अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए। ही स्टार्टेड हिज डेली जो है हरिजन, 1932 में हरिजन सेवक संघ शुरू किया उन्होंने,
जब उनको लगा कि नहीं और एग्रेशन की जरूरत है तो स्टार्टेड हरिजन सेवक संघ। राइट है ना। और गांधी जी जो है उन्होंने दौरे भी करे हैं, टूर भी करे हैं, प्लस बाकी लोगों को समझाया है, सनातनियों को समझाया है कि नहीं अनटचेबिलिटी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। अब गांधी जी का एलिमेंट, गांधी जी की फिलॉसफी गांधी जी में और बात करेंगे। राइट है ना। अभी फिलहाल डिस्कशन करते हैं। सिमिलरली कांग्रेस, जैसे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो गलत प्रैक्टिसेस थी, ये मिनिस्ट्रीज बनी 1937 में। जो गलत प्रैक्टिसेस थी कि आप यहां से पानी नहीं पी सकते हैं, आप यहां जा नहीं सकते, इस टेंपल में नहीं जा सकते, ये मिनिस्ट्रीज ने चैलेंज किया काफी, और ये काफी प्रैक्टिसेस यहां पे सही हुई। इनफैक्ट देन बाकी राजा महाराजा जैसे राजा ऑफ ट्रावेनकोर, इन्होंने भी कहा कि हाँ भाई वो मंदिर जहां पे पहले अनटचेबल्स वगैरह अलाउड नहीं थे, तो हाँ वो मंदिर ओपन कर दिए जाए। राइट। तो नेशनल मूवमेंट, स्पेशली ये मास मूवमेंट, क्या ये मास मूवमेंट देश के बारे में हो जाएगी, और इसमें क्या साइड जो है, जो लोअर कास्ट है, जो ये जो भेदभाव है, क्या ये थोड़ा साइडलाइन हो जाएगा? हाँ, हम आगे देखेंगे कि हमारे नेशनल मूवमेंट में जो है लोअर कास्ट हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, और ये वाला जो यू कैन से दूरियां हैं थोड़ा सा घटेंगी, सब पास आ जाएंगे। राइट। क्योंकि दुश्मन ज्यादा बड़ा है, ये आपस की जो है डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया जाएगा। बट इतना आसान भी नहीं है सब कुछ। खैर, एक बड़ा जो है जो कंट्रीब्यूशन रहा है, सबसे बड़ा, इन सब में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे जो लीडर्स हैं, लीडर्स जो हैं जो इस तरह की लोअर कास्ट मूवमेंट्स, लो कास्ट मूवमेंट्स को रन करेंगे, आवाज उठाएंगे। राइट। जैसे कि अभी दो नाम लिख रहा हूं मैं, एक बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब, और दूसरा नाम ऐड कर रहा हूं मैं ज्योतिबा फूले। इनफैक्ट पहले ज्योतिबा फूले हैं, क्योंकि ज्योतिबा फूले उनसे पुराने हैं, उनसे पहले हैं ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर एंड ज्योतिबा फूले। अभी इस पार्ट को थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे। बट यस, लास्टली आजादी के बाद लास्ट एलिमेंट जो है वो है हमारा संविधान। हमारे संविधान में हमने कहा कि भाई इक्वालिटी है, हर कोई बराबर है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, राइट, रूल ऑफ लॉ है। और इसी में हमने बात करी आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 में हमने कहा कि भाई अनटचेबिलिटी जो है हटा दी गई है, और कोई भी अगर अनटचेबिलिटी वगैरह फॉलो करता हुआ दिखा, प्रैक्टिस करता हुआ दिखा, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो इस तरह से अनटचेबिलिटी को यहां से हटाया गया। प्लस डीपीएसपी में ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉर अ वेलफेयर स्टेट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, क्या इसको भी कोट किया जा सकता है? यस, इसको भी कोट किया जा सकता है। तो ये जो टोटल कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इसके खिलाफ इन 5-6 जॉनर्स में आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। यही मेन मुद्दा है। आंसर फ्रेम कर लो, चाहे कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे भी समझना चाहो। तो दीज आर मेन एलिमेंट्स। अब इसमें थोड़ा लीडर्स की बात करते हैं, जो कि अपना जीवन लोअर कास्ट मूवमेंट को जो है न्यौछावर कर देंगे। आइए समझते हैं। ओके, सो जो है आइए समझते हैं। तो ब्रिटिश रूल की हम बात कर रहे थे कि ब्रिटिश रूल, तो ये तो हम नहीं देखेंगे, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। राइट। जैसे ब्रिटिश रूल में एक और बात, कास्ट पंचायत हुआ करती थी। राइट, कि हाँ एक पर्टिकुलर कास्ट की पंचायत। बट अंडर ब्रिटिश रूल, बिकॉज ऑफ दिस न्यू लॉ कमिंग इन, राइट, अब इन कास्ट पंचायत की पावर नहीं रह जाएगी। प्लस अंग्रेजों के सामने ही जो एजुकेशन सिस्टम आ रहा है वो सेकुलर है, वो किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता, वो किसी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता। राइट। दूसरा बात कर रहे थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की, कि हाँ भाई चाहे ब्रह्मो समाज हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद हो, चाहे प्रार्थना समाज हो, एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग अनटचेबिलिटी एंड अटैकिंग इट। राइट, जो कि मेजर एलिमेंट है। यस। इसके अलावा हम बात कर रहे थे जो है नेशनल मूवमेंट की, हमने गांधी की बात करी, हमने स्टेट्स ऑफ ट्रावेनकोर, और भी स्टेट्स हैं जैसे इंदौर, देवास एंड ऑल। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई हम मंदिर जो है सबके लिए ओपन कर दे रहे हैं। प्लस हमने गांधी जी का डिस्कशन किया। आगे जो हम समझ रहे हैं एजुकेशन एंड अवेकनिंग। तो राइट, तो ऐसे बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ दिस न्यू एरा, राइट, अ लॉट ऑफ लीडर्स विल कम फॉरवर्ड, जैसे कि ज्योतिबा फूले, जैसे कि बी आर अम्बेडकर, जैसे कि गोपाल बाबा वलंगाकर। राइट, अगेन फ्यू फैक्ट्स अबाउट गोपाल बाबा गोपाल बाबा वलंकार। तो ही इज द वन जिन्होंने शुरू किया अनार्य दोष परिहार मंडली। राइट। प्लस पहला दलित का जर्नल, दलित न्यूज़पेपर विताल विध्वंसक was started by him and he is the one who is fighting untouchability and all. राइट। तो ये सारे हमारे पाइनियर हैं, जो है इनिशियल लीडर्स हैं। राइट। दूसरा एक नाम आता है किसान फगुजी बंसोड़ का। राइट, ही इज ऑल्सो अगेंस्ट दी डिस्क्रिमिनेशन जो दलितों के साथ हो रहा है। दलित मूवमेंट का एक जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ही इज ऑल्सो जो है क्रिएटिंग जर्नल द्वारा, प्रेस द्वारा लोगों में जो है अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा नाम आप और ध्यान रख सकते हैं, छोटा सा नहीं बड़ा सा नाम, किसान फगुजी बंसोड़।
राइट। और तीसरी हम बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की। तो इनफैक्ट आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि आप बात कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो दो बड़े लीडर हुए हैं, ज्योतिबा फुले जी का डिस्कशन अभी बाकी है जो है। दूसरे है बी आर अम्बेडकर का थोड़ा डिस्कशन हम लोग यहां पे करेंगे, एंड ओवरऑल ये हमारे साथ फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा रहेंगे, राइट। तीसरा, केरला में एक मूवमेंट है, केरला में वी हैव, केरला लिखने की क्या जरूरत है, केरला में वी हैव आर द लीडर ऑफ अरविपुरम मूवमेंट, श्री नारायण गुरु, और इन्होंने शुरू किया था एसएनडीपी मूवमेंट, अगेन जो कि लोअर कास्ट मूवमेंट है, एसएनडीपी मूवमेंट। तो केरला में जो बड़ा नाम आता है वो श्री नारायण गुरु जी का आता है, एसएनडीपी मूवमेंट जो है का नाम आता है, राइट। इन्हीं से कनेक्टेड है अरविपुरम मूवमेंट। यहां पे इन्होंने अपना ही मंदिर स्टैब्लिश कर दिया था कि हाँ, आप हमें मंदिरों में घुसने नहीं दे रहे हैं, तो हम अपना मंदिर बना लेंगे, खुद ही भगवान की स्थापना कर लेंगे, अरविपुरम मूवमेंट। प्लस पूजा पाठ वगैरह जो है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ पंडित ही करा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, राइट। हम खुद ही शादियां करा लेंगे, खुद ही जो है बाकी के रिचुअल्स भी हम खुद ही कर लेंगे। तो दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग जो है दी ब्राह्मण्स, कि हाँ भाई, आप इन्हें बाय द वे नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट भी कह सकते हैं, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट कहा जा सकता है। तो खैर, तो यहाँ पे अरविपुरम मूवमेंट जो है शुरुआत है कि हाँ भाई, हम ब्राह्मण्स के वेट नहीं करेंगे, या ब्राह्मण्स अगर हमें बॉयकॉट कर रहे हैं, ब्राह्मण्स हमारे साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो देन वी विल हैव आवर ओन टेम्पल्स। एंड यहीं से दिस इज द स्टार्ट ऑफ अरविपुरम मूवमेंट, इज टेक्निकली 1880s का दौर है, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ जो है दी टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स, जिसका पीक हमें दिखेगा 1924 में। 1924 का एक फेमस सत्याग्रह है वाइकॉम सत्याग्रह, विच इज अबाउट कि हाँ भाई मंदिर खोलो, राइट, है ना, क्योंकि मंदिरों में जाने नहीं देते थे, राइट। मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था कि भाई आप लो कास्ट है तो आप मंदिर में जा ही नहीं सकते। तो खैर, इसीलिए हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि जो राजा ऑफ ट्रावनकोर एंड ऑल है, अभी पीछे दिखाता हूं मैं आपको, तो हम बात कर रहे थे कि ट्रावनकोर, इंदौर, देवास, इन लोगों ने टेम्पल्स ओपन कर दिए थे, है ना। बाय 1936 टेम्पल ट्रावनकोर में ओपन कर दिए गए थे कि हाँ भाई, राजा ने कहा ठीक है भाई, सब लोग जाओ। तो खैर, तो ये एक जो है एक बड़ा नाम आता है। एंड दूसरा जो बड़ा नाम है वो तमिलनाडु में है, विच इज ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें प्यार से लोग पेरियार भी कहते हैं, राइट। द बिगेस्ट मूवमेंट एसोसिएटेड विद हिम इज, पहले तो जस्टिस पार्टी का हिस्सा बनेंगे, बाद में जस्टिस पार्टी, और यहीं से तमिलनाडु में पॉलिटिकल पार्टी का उद्भव देख सकते हैं आप। प्लस ही इज ऑल्सो द वन हु स्टार्टेड इन 1925 सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसके तहत दे विल स्टार्ट यू कैन से ब्रेकिंग द आइडल्स। कोई मूर्ति वगैरह है तो भगवानों की मूर्ति तोड़ देंगे, राइट। कोई ब्राह्मण है तो उसका धागा जनेऊ जो है काट दिया जाएगा, राइट, है ना, कि हाँ भाई, हम इस तरह के किसी भी ब्राह्मण डोमिनेशन, कि ब्राह्मण हम पे डोमिनेट करें, ये चीज हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। तो दो बड़े नाम, ईवी रामास्वामी नायकर एंड श्री नारायण गुरु, ये दो बड़े नाम, वन इज फ्रॉम तमिलनाडु, वन इज फ्रॉम केरला। और बाकी दो बड़े नाम हम बात करें ज्योतिबा फुले जी की और बी आर अम्बेडकर। नाउ बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो ही इज द वन, अगेन अभी के लिए आप ज्योतिबा फुले जी के साथ सिर्फ इतना लिख लीजिए, जो सबसे बड़ा जो है वो है सत्यशोधक समाज। इन्होंने शुरू किया था सत्यशोधक समाज, माली फैमिली को बिलोंग करते हैं, राइट, एंड ही इज अ फियर्स फाइटर। हमने बात कर दी उनकी, आगे और डिस्कशन करेंगे, बट अभी फिलहाल तो बी आर अम्बेडकर अगर हम समझें, बी आर अम्बेडकर इज अ वेरी बिग सोशल रिफॉर्मर, राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम। प्लस उससे भी बड़ा नाम आता है उनका पॉलिटिकल एरिना में, राइट, कि हाँ, इज अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर एज वेल, इज अ विजनरी एज वेल,
राइट है ना। तो बी आर अम्बेडकर, अब बी आर अम्बेडकर खुद भी महार कास्ट को बिलोंग करते हैं, मऊ से आते हैं महाराष्ट्र में, एंड इन्होंने फर्स्ट हैंड ये सारा डिस्क्रिमिनेशन, ये जो अनटचेबिलिटी वगैरह है, ये जो लो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये इन्होंने फेस किया हुआ है, राइट। और इसीलिए इतना गुस्सा है, अगर आप एंगर समझे बी आर अम्बेडकर का, बिकॉज ऑल्सो दिस हैज बीन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस कि हाँ सिचुएशन बहुत बुरी है एंड समबडी हैज टू राइज। तो 1920s का जो दशक है, 1920s का जो दशक है, आफ्टर 1920s, he is the one who is the most important leader for the non-Brahman movements or the lower caste movements, right? Okay, जो है बाबा साहब, वैसे non-Brahman movements is a better term than lower caste movements. Okay, तो बाबा साहब जो है अपना जो करियर है ना, ये जो जंग है इनकी 1920s से स्टार्ट करेंगे, एंड यू विल सी ऑल हिज इनिशिएटिव्स इन 1920s, देन सम इन 1930s, बट 1920s मैक्सिमम आपको इनिशिएटिव्स नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 1920 में दिख रहा है मूक नायक न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू किया, मूक नायक, नायक हीरो जो चुप है, राइट, मूक नायक। देन बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दिस इज अबाउट एजुकेटिंग, सभा है एक ऐसी सभा है जैसे ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो समाज, दिस सभा इज मोर अबाउट एजुकेटिंग, एजुकेशन प्लस सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि जो लोअर कास्ट है उनको रिफॉर्म करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने शुरू किया बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मतलब एडुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, राइट, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब हम सारे लोग पढ़ेंगे, अपनी जो है रिवोल्ट करेंगे, नॉट रिवोल्ट इन द सेंस, नॉट वायलेंट सेंस, बट हाँ एजिटेट करेंगे कि हाँ अपनी बात रखेंगे, रिवोल्ट गलत वर्ड है, इट इज मोर लाइक जो है प्रोटेस्ट करेंगे, राइट, प्रोटेस्ट करेंगे, एजिटेट करेंगे एंड वी विल ऑर्गेनाइज, है ना, जो है एक साथ रहेंगे, संघ बना लेंगे, राइट। देन इसी के तहत हमको आगे एक और जो है बॉडी दिख रही है विच इज बहिष्कृत भारत 1927, बहिष्कृत भारत, राइट। ये भी डिप्रेस क्लास के राइट्स के लिए जो है लड़ी गई है। और यही 1927 में यू कैन ऑल्सो राइट दैट, चाहे तो हम इसकी टाइमलाइन भी बना सकते हैं, इस कंटेंट की आप टाइमलाइन बना सकते हैं। तो 1920s में हम बात कर रहे हैं, बाय द वे इनका बैकग्राउंड इकोनॉमी का भी है और इनका बैकग्राउंड लॉ का भी है। तो 1920 हम बात कर रहे हैं बी आर अम्बेडकर की, आप हेडिंग डाल दो, 1920 शुरू किया उन्होंने मूक नायक, 1924 उन्होंने शुरू किया बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, राइट, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। Then by 1927 he will also start समाज समता संघ, इक्वालिटी के लिए लड़ाई है, समाज समता संघ। प्लस 1927 बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो है महाड़ सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह। यहाँ पे कुछ 2,500 सत्याग्रही, 2,500 लोअर कास्ट जो है पीपल along with बाबा साहब, दे विल गो, और महाड़ में एक वाटर टैंक है, क्योंकि वहां पे पानी नहीं पीने देते थे, कहते नहीं ये पानी जो है खाली हाई कास्ट के लिए, राइट, है ना। तो ये सब चीज़ों पे बैन लगा रखा था। तो वहां हुआ कि नहीं, जब भाई कुओं से पानी नहीं भरने दोगे, हमें पानी नहीं पीने दोगे, घाट नहीं इस्तेमाल करने दोगे, तो वहां पे गए और सारे लोगों ने उस जो है महाड़ से, उस बेसिकली जो टैंक है उससे पानी पिया, राइट, है ना। अब अगेन जो हाई कास्ट जो यहाँ पे लोग हैं वो उसके खिलाफ एजिटेट करने लगे, ऐसे कैसे कर सकते हो, ये वो दुनिया भर का, राइट, है ना। तो महाड़ सत्याग्रह, तो अगेन बड़ा मूवमेंट है महाड़ सत्याग्रह। सिमिलरली 1927 में एक और बात आप चाहें तो यही देख सकते हैं, 1927 में ही उनकी मुलाकात साइमन कमीशन से भी हुई है। साइमन कमीशन को भी उन्होंने समझाया है कि भाई जो डिप्रेस क्लास की सिचुएशन है वो काफ़ी बुरी है एंड यू शुड प्रोवाइड सेपरेट सीट्स टू देम। अब ये कहानी हम समझेंगे जब हम बात करेंगे आगे जो है फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे, तब इस बात को आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा जो है 1930 तक आते आते यू कैन ऑल्सो ऐड डिप्रेस क्लास फेडरेशन, राइट, 1930s तक, थोड़ा पहले शुरुआत हो गई थी, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। दिस इज मोर लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, मोर लाइक क्या मतलब है, पॉलिटिकल पार्टी ही है, राइट, दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टी कि हाँ भाई वी शुड हैव आवर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना भाई, जरूरत है ताकि कल को अगर कोई सीटें हैं तो उनके लिए लड़ाई करी जाए, उनके लिए इलेक्शन लड़ा जाए। तो अ प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी बनाई है उन्होंने यहाँ पे, डिप्रेस क्लास फेडरेशन।
ओके इसके अलावा 1942 एक लास्ट पॉइंट आज के लिए, 1942 एक स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, एक और आप लिख सकते हैं स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, एंड बाय द टाइम ही डाइज, उसके पहले 1956 समवेयर ही विल ज्वाइन बुद्धिज्म, जिसे नियो बुद्धिज्म कहा जाता है, एंड अ लॉट ऑफ लो कास्ट पीपल विल ऑल्सो ज्वाइन बुद्धिज्म विद हिम, राइट है ना। तो ये अभी जो हम बात कर रहे हैं बी आर अम्बेडकर की, ये थोड़ा सा जो है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट से बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनका पॉलिटिकल रूप देखेंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट से भी हम ये बातें ऐड करेंगे टू बी आर अम्बेडकर। बट एक और जो उनकी फिलॉसफी है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, उनकी फिलॉसफी जो है, ही बिलीव्स इनटू, ये देख लो कहीं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और ऐसे ही याद रखना इसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने एक स्पीच भी लिखी थी विच इज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कि हाँ भाई ये जो है कास्ट सिस्टम जो है यही जड़ है इस पूरे डिस्क्रिमिनेशन की, कि हम जो ये कास्ट में बटे हुए हैं यही जड़ है इस पूरे डिस्क्रिमिनेशन की, इस कास्ट सिस्टम को ही एनिहिलेट कर देना चाहिए, खा जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो उनका जो बिगेस्ट स्टैंड है वो किसी रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ कास्ट में रिफॉर्म कर दिया, कास्ट ही हटा दो, राइट, दिस इज समथिंग विच ही इज प्रीचिंग, राइट, एंड अगेन रिवर्ड फिगर, राइट, बहुत काम किया है इन्होंने पॉलिटिकल एरिना में भी, जैसा कि मैंने कहा, और लोअर कास्ट नॉन ब्राह्मण मूवमेंट से भी जो है अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। लास्ट एलिमेंट हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 टॉपिक्स। हमने समझा कि क्यों रिफॉर्म हुए हैं, हमने समझा उसका बेस, आइडियोलॉजिकल बेस, हमने समझा जो है वुमेन के क्षेत्र में क्या हुआ है, और आखिरी में हमने बात करी कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन की, राइट है ना। ये थोड़ा सा फैक्चुअल फैक्ट हैवी टॉपिक्स है, ये वाला और फिर अगला वाला भी, राइट, क्योंकि हम बहुत सारे किरदारों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे और उनके बारे में समझ रहे हैं, राइट। तो पहली बार थोड़ा सा दिमाग मना करेगा, मन कहेगा नहीं मत पढ़ो, इसी समय पढ़ को ठीक से पढ़ के खत्म कर ला दो, राइट है ना। जो है उसके बाद फिर जो है एक बार इन सारे लीडर्स को जान जाओगे तो आगे की कहानी आसानी समझ में आएगी। इफ यू अंडरस्टैंड बी आर अम्बेडकर देन आगे कॉन्ट्रीब्यूशन उनके और अच्छे समझ में आएंगे, राइट। तो इसी के साथ हमने बाय द वे चैप्टर 8 फिनिश कर दिया है। दिस इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जनरल फीचर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी यूनिट में चैप्टर 9 की, जिसमें हम रिफॉर्मर्स की बात करेंगे, जिसमें पर्सनालिटीज की बात करेंगे कि राजा राममोहन रॉय का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, डिरोजियन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है, राइट, एंड केशव चंद्र सेन कौन है, ये सारा डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। बाकी प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि सीरीज रेगुलर है और आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तीनों दिन आपको मेरे चैप्टर्स मिलते रहेंगे। नाउ आई एम ट्राइंग कि हमें एक बार में पूरा चैप्टर खत्म कर दूं, सो दैट हम लोग जल्दी से फिनिश करें, राइट। तो दैट इज द होल इंटेंट गोइंग फॉरवर्ड। आई विल ट्राई टू कंटिन्यू विद दिस, राइट। बाकी आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, प्लीज डू शेयर ऑल्सो। जो लोग भी जो है पेड बैचेस वगैरह का हिस्सा नहीं है, आपके जो दोस्त हैं उन तक ये सीरीज को पहुंचाइए। ये प्लेलिस्ट पूरी अपडेटेड है, राइट है ना, जो है प्लीज यूज दैट। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे, थैंक यू।